You know, you guys are able to hear me. Let me in the chat box for me. सगळ्यांना माझा आवाज येतोय? Hello. हॅलो, हां, येस. Sorry to interrupt you, Himanshu. हां, हिमांशू स्टार्ट करण्याच्या अगोदर सर्वांना इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. ओके, सो दिस इज द युअर डे फर्स्ट ऑफ युअर सायबर सिक्युरिटी इंटर्नशिप. ओके, याचा हा छोटासा पार्ट आहे ट्रेनिंग वाला. ओके, आता तुम्ही जेवढे इथे लोक जॉईंट आहेत जवळपास एक 20+ पीपल्स आर जॉईंट इन दिस मीट. सो प्लीज लिसन केअरफुली जे पण हिमांशू सर तुम्हाला सांगतील या मीटमध्ये. ज्याही गोष्टी आपण या मीटमध्ये कव्हर करणार आहोत रिलेटेड टू सायबर सिक्युरिटी. आता हा तर फर्स्ट लेक्चर आहे, सो यामध्ये ऑब्व्हियसली थोडे फंडामेंटल्स असतील, देन काही बेसिक गोष्टी असतील. सो प्लीज फोकस करा. काही प्रॉब्लेम असेल तुम्हाला, सो ट्राय की या मीटमध्ये सॉल्व्ह करून घ्या. देन तुम्हाला याची रिकॉर्डिंग तुमच्या डॅशबोर्डला प्रोव्हाइड केली जाईल. आता बऱ्याच लोकांना डॅशबोर्ड रिलेटेड काही इश्यूज आहेत. सो तुम्ही काय करायचं, या सर्व इश्यूज आपण मीटिंग नंतर वन बाय वन मी सॉल्व्ह करणार. पॅनिक व्हायचं नाहीये. ओके, एवढा मोठा इश्यू नाहीये. आजपर्यंत सर्वांचे इश्यूज सॉल्व्ह होऊन जातील. ओके, हां, ठीक आहे हिमांशू, यू कॅन कंटिन्यू. ओके, डन. ओके, फॉर दिस मला एकदा सांगून द्या की तुम्हाला कोणत्या लँग्वेजमध्ये प्रॉपर राहील. इंग्लिश, हिंदी, मराठी? जस्ट चॅट बॉक्समध्ये मला सांगून द्या. आणि माझा आवाज सगळ्यांना येतोय? इंग्लिश, हिंदी, मराठी कोणत्या लँग्वेजमध्ये तुम्हाला हवं आहे? हे सेशन असायला हवं फ्रॉम डे 1 टू डे 6. चॅटबॉटमध्ये फटाफट सांगा. सो दॅन वी कॅन स्टार्ट अवर सेशन राईट नाउ. इंग्लिश आणि हिंदी, ओके. नेक्स्ट, ओके, त्यांनी सांगितलं. ओनली वन ऑफ आवर स्टुडंट हॅव कंप्लीट दॅट थिंग. ओके, इंग्लिश. मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा बिफोर वी स्टार्ट. इफ़ यू गाइज आर इंटरेक्टिंग विथ मी, जैसे जैसे तुम मेरे से बातचीत करोगे वैसे ही तुम्हें वो चीज़ फिगर आउट होगी. जस्ट मेक श्योर इट जस्ट बीइंग इंटरेक्शन बेस्ट. ये सेशन पूरा का पूरा इंटरेक्टिव होना चाहिए. सो फॉर दैट आई नीड टू बी हियर फ्रॉम योर साइड ऑल्सो. Okay. Maximum students have been saying for English. Okay, no worry. I'll just go with English, Hindi, and Marathi mix. If you guys have any question regarding anything, just drop me a message over here. जिसको भी कुछ भी डाउट हो रहा है, कोणाला भी काही डाउट असेल, चॅट बॉक्स में वो मैसेज ड्रॉप कर दीजिए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. 6:16 for now. Okay. तो सगळ्यांना स्क्रीन दिसते? सबको स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत? Okay. Okay, let's start. So guys, welcome to Cybersecurity Fundament and Threat Landscape. It's so welcome. It's on day 1 of your 4-week cybersecurity internship from our Simply Spares Technologies. So let's start. So first of all, हम पहले वीक में जाएंगे जहाँ पे अपना होगा फाउंडेशन ट्रेनिंग, जहाँ पे हम अपना बिल्ड करेंगे कोर नॉलेज और जो भी इस स्किल्स होंगे साइबर सिक्योरिटी के लिए उस चीज़ के लिए ओवर 6 days ऑफ इंटेंसिव ट्रेनिंग. वैसे मैं चाहता हूँ कि सबके सब यहाँ इंटरेक्टिव में रहें, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है. Don't think how you can able to answer. Just answer what you comes in your mind when you think about cyber security. जब आप सोचते हो साइबर सिक्योरिटी के बारे में, आपको क्या आता है दिमाग में? Just let me know.
So our today's learning objective will be define cyber security and explain its importance. Cyber security का define करना और उसके क्या क्या importance होते हैं वो for the online media which we deal with day to day life. Yep, हुआ, it's right. Guys और बताओ, what do you guys think about cyber security? It protects from cyber attacks. Okay, great. More or it's about network firewall protecting from cyber attacks. Okay, nice one. Purva, Vaishnavi, Samir. Or okay, no. So our second motive is, I mean, objective is to understand CIA and apply it in real scenario, social media security, fraud, etc. Yep, that could be the part of the cyber security. And third one is identify different type of digital assets and that needs protection. The अलग अलग तरह के जो डिजिटल एसेट्स होते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, any kind of IoT device, that could be Alexa, that could be your automatic washing machine, वो भी एक सिस्टम है, and that is also digital assets for you guys. Okay, Sanika Kiri, cyber security means protecting computers, phones, and online data from hackers. That is also the answer. But yep, आपके दिमाग में सब एक टेक्नोलॉजी है, right? That could be a cyber security, but it's more than that. We'll just in this 6 day we'll get to know what is actual cyber security mean for us. क्योंकि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ ऑनलाइन तरीके से होना ये जरूरी नहीं होता है. साइबर सिक्योरिटी इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ ऑनलाइन, it's quite offline way also. And fourth one is objective is our recognize various threat actors and their motivations. इन सब डिस्टिंग्विश करेंगे सब चीज़ों में से थ्रेट एक्टर्स कैसे काम करते हैं उनको अंडरस्टैंड करना. We'll go to our session 1A, that is introduction to cyber security. So let's begin by establishing a solid foundation in cyber security principles and understanding why this field is more important than ever. So ये चीज़ important क्या क्यों होती है guys? Why do you guys think why cyber security or learning is cyber security important for you? Can anyone tell me? Just quick. One word, two word answer. Can anyone? No. So we'll start with what is cyber security. Cyber security is nothing but practice of protecting the system, networks and program from digital attacks. That aim is to access, change or destroy sensitive information, extort money or interrupt normal business process. साइबर सिक्योरिटी होता क्या है? साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम प्रोटेक्ट करते हैं हमारा डेटा. Data could be our photo, images, documents could be any doc file, XLV, CV, CVS, anything. So protecting of any data in a digital form, that is cyber security. And guys, I will let you know there is a difference between information security and cyber security. Quite difference, not too much, quite difference. Okay, that could be the protection, prevention, detection. साइबर सिक्योरिटी नथिंग मीन्स अब सबको लगता है कि साइबर सिक्योरिटी मतलब क्या, एक बंदा बैठा होता है लैपटॉप के सामने जो एबनॉर्मली आपके सिस्टम को हैक कर लेता है, बस वो चुरा लेता है. बट यप, साइबर सिक्योरिटी वो चीज़ नहीं होती. साइबर सिक्योरिटी पहला फाउंडेशन उसका प्रोटेक्शन, दैट इज हम जैसे हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम आवर फिजिकल थ्रेट्स, वैसे डिजिटल थ्रेट में साइबर सिक्योरिटी आता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. सो हम यूज़ करते हैं जैसे कि अभी हमें पीडीएफ है, पीडीएफ को अगर हम पासवर्ड लगा दें, दैट विल बी अवर प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ साइबर सिक्योरिटी. वो भी एक साइबर सिक्योरिटी एक पार्ट है. देन अदर थिंग इज प्रिवेंशन. प्रिवेंशन हम सोच सकते हैं जैसे कि तुम अभी बीमार होते हो, बीमार होने के पहले आपको देखो पहले सर दुखेगा, दैट आपको बॉडी पेन होगा, उसी वक्त तुम्हें समझ जाता है कि हाँ काइंड ऑफ समथिंग इज क्वाइट इनडिफरेंशियल इन आवर बॉडी. एट दैट मोमेंट विल जस्ट गेट अ पैरासीटामोल. हम उस वक्त पैरासीटामोल लेते, नॉर्मल है, यूज टू इन आवर होम्स.
तो वो चीज़ ले लेते हैं. इट्स काइंड ऑफ प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑल्सो. वो हमें पहले ही सिम्टम्स आ जाते हैं उस चीज़ में. तो प्रिवेंशन मतलब क्या, किसी ना होने से पहले हम उसको सिक्योर कर ले, वो होता है प्रिवेंशन. मतलब तुम लैपटॉप नया लेने के बाद तुम एक एंटीवायरस आपके सिस्टम में डालते हो, इट्स काइंड ऑफ प्रिवेंशन. वो प्रिवेंशन हो गया तुम्हारे लैपटॉप के लिए. फिर एंटीवायरस आगे जाके डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई सिक्योरिटी इंसिडेंट्स क्विकली व्हेन दे हैपन. अगर समझ लो तुमने कुछ मॉड फाइल्स या फिर क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, तो उसको वो डिटेक्ट करता है. The antivirus let us know that the specific software is been compromised by anyone. That could be leads to a ransomware attack also. Means ransomware is the part of our data theft. As simple as that. So ये तीन हो गया, प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, डिटेक्शन. अपना फोर्थ है रिस्पॉन्स. वी नो दैट कि हाँ ठीक है, प्रोटेक्ट किया था बट डेटा में ब्रीच इन हो गया. प्रिवेंशन था बट स्टिल क्रैक हो गया. डिटेक्शन हुआ, स्टिल उन्होंने एक्सेस ले लिया. बट व्हाट वी शुड डू फॉर दैट. देन आता है हमारा फोर्थ जो है रिस्पॉन्स. मीन्स जो चीज़ हुई है उस पर हम रिस्पॉन्स कैसे करें. दैट इज अंडर द थ्रेट मैनेजमेंट. इफ एनीथिंग थ्रेट कम्स तो हम उस वक्त क्या करेंगे. जैसे अभी समझ लो एक नॉर्मल वे में एंटीवायरस ने डिटेक्ट कर लिया है. एंटीवायरस ने डिटेक्ट कर लिया है कि हाँ XYZ अटैक आ रहा है हमारे ऊपर और वो अटैक चल रहा है करेंटली. And at that moment, we respond with our system. Just we will go for quick scan for our antivirus, or else we'll be using anything that will be lead to securing our system. Yep. और जिस वो रिस्पॉन्स करते हैं और अननोइंगली और नोइंगली कुछ चीज़ें इन्फेक्टेड हो जाते हैं हमारी फाइल्स में. वो होते हैं जैसे कि फोटोज है, कोई चीज़ कभी कभी ऐसे प्रकार के वायरस या कुछ थ्रेड्स आ जाते हैं जिससे वो हमारी फाइल सिस्टम्स को इन्फेक्ट करते हैं. और उस इन्फेक्टेड की वजह से जो हमारा एंटीवायरस होता है वो चीज़ें डिलीट करते रहता है. या फिर इस तरीके के अटैक है जैसे कि रैंसमवेयर, जो हमारा डेटा चुरा लेता है एंड हमारे डिवाइस में से वो डिलीट करता है. मतलब उनके पास ही डेटा होता है. तो उस वक्त हमें चीज़ आती है रिकवरी. मीन्स डेटा को रिकवर करना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी. सो साइबर सिक्योरिटी इज नथिंग बट प्रिवेंशन, डिटेक्शन, प्रोटेक्शन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी. आई होप सो साइबर सिक्योरिटी आपको कोर नॉलेज मिल गया होगा कि व्हाट इज अबाउट द साइबर सिक्योरिटी, हाउ इट वर्क एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी. जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. आपको समझ गया है सबको क्या होता है साइबर सिक्योरिटी एंड व्हाट आर द 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी. Yep. सब बताओगे तो और अच्छा होगा. Just let me know everyone. Have you understand what I have taught you tonight? You can understand. Okay. Is there any doubt on this slide? Is there any doubt? No doubt. No doubt. Okay. Got it. You know, we will just go on our next slide. Then our most important question from all over the world: why cyber security matters? साइबर सिक्योरिटी क्यों चाहिए होती है. साइबर सिक्योरिटी नथिंग बट सिक्योरिंग. बट यप, व्हाई. सो लास्ट ईयर 4.9 बिलियन जो इंटरनेट यूजर थे वर्ल्ड वाइडली, वो इन्फेक्टेड हो गए थे. क्या आपको पता है? No. और टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से 4.9 बिलियन यूजर्स भी है. सो एज पर दैट 4.9 बिलियन यूजर्स इंटरनेट पे है, जहाँ पे 2200, आई मीन 2200 डेली अटैक्स आर बीइंग परफॉर्म एवरी डे. दैट नॉट एग्जैक्ट नंबर और एग्जैक्ट काउंट वो नहीं है 2200. इट विल बी ग्रेटर देन दैट. बट यप, जितने आते हैं इंटरनेट में जो रिसर्च के हिसाब से, दैट इज प्रोबेबली एवरेज ऑफ 2200 अ डे. Whereas 4.45 million data breach has been done till the last year, means I mean 2023. till 2023 4.45 मिलियन का डेटा ब्रीच हुआ था. एंड whereas 95% was the part of human. मीन्स ह्यूमन एरर के वजह से, जहाँ पे ह्यूमंस ने मिसबिहेव किया होगा, जहाँ पे परमिशन एक्सेस या उनके लापरवाही के कारण वो चीज़ हुई है 95% अटैक्स में. तो कॉज ऑफ दैट बहुत सारे बिजनेसेस को इम्पैक्ट हुआ है. But yep, it's not the least or last. It could be the probably going further. मतलब बढ़ते रहेगा ये चीज़. तो कॉज ऑफ दैट साइबर सिक्योरिटी मैटर्स फॉर अस. क्योंकि अभी हर एक बंदे के पास स्मार्टफोन है
and because of that smartphone, everyone is vulnerable. So our next topic, CIA threats. What is foundation of cybersecurity? अगर किसी ने पूछा what is the foundation of cybersecurity, you should able to answer that. CIA. CIA is a form of consultants of cybersecurity principle. वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर इवेल्यूटिंग द इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी मेजर्स. ठीक है, तुमने चीज़ें कर लिया कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड मेरा डिवाइस है, उसमें मैंने प्रिवेंशन कर लिया है और उसके लिए प्रोटेक्शन मैंने डाल दिया है. प्रोटेक्शन के लिए मैं 2FA मतलब जो होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमने डाल दिया है, और उसके लिए हमने यूज़ किया है एक्स वाई जेड फायर वगैरह नेटवर्क को. दैट्स ग्रेट. बट उस चीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो चीज़ है वो हमें पता होनी चाहिए. ओके ओके, CI स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी. ओके, ये तीन चीज़ फाउंडेशन होती है CI मतलब साइबर सिक्योरिटी के. एंड फुल फॉर्म में कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी, ऑथेंटिसिटी. ओके, सो विल स्टार्ट विद द साइबर सिक्योरिटी का फर्स्ट फाउंडेशन जो है कॉन्फिडेंशियलिटी. सो व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? सो इट्स नथिंग बट पासवर्ड प्रोटेक्शन. मतलब एक डेटा जो होता है उसको इनक्रिप्ट करना, वो होता है कॉन्फिडेंस. जो कॉन्फिडेंस होता है अपना डेटा का, वो लीक नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे मतलब मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए, कोई किसी ने एक्सेस नहीं करना चाहिए वो डेटा को. उससे हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी. ठीक है, जिसमें होता है पासवर्ड प्रोटेक्शन, इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. पासवर्ड प्रोटेक्शन मतलब क्या? अब ये समझ लो तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट है. विल जस्ट गो विथ नॉर्मल एग्जांपल्स डे टू डे. सो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो उसको प्रॉपर रखने के लिए, प्राइवेसी के लिए हम यूज़ करते हैं पासवर्ड. और वो पासवर्ड बहुत आपके मतलब प्रोबेबली सब यूज़ करते हैं गूगल पासवर्ड मैनेजर, या फिर आप आपके हिसाब से लिखते हो या फिर कहाँ सेव करते हैं. तो वो चीज़ होती है उसमें. सेकेंड होता है इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन मतलब क्या? एक फॉर्म ऑफ क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म होता है जहाँ पे हम डेटा को एक प्रॉपर हैशिंग में हो सकता है या फिर एक प्रॉपर अल्गोरिदम बेस हो सकता है, वो चीज़ पे हम इंक्रिप्ट करते हैं डेटा को. पासवर्ड अलग चीज़ है, इंक्रिप्शन अलग चीज़ है. इंक्रिप्शन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द डेटा, और पासवर्ड प्रोटेक्शन इज द नॉर्मल प्रोटेक्शन ऑफ द डेटा. एक लेवल वाइज होता है, दैट विल बी फर्स्ट लेवल ऑफ पासवर्ड, सेकंड लेवल इंक्रिप्शन, एंड थर्ड होता है एक्सेस कंट्रोल. एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या? जैसे समझ लो तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो, जस्ट से दैट कि आप अभी सिंपलेस्ट वे में हो, यू आर द मैनेजर, एंड आपके के पास है टीम दो लोगों की, जहाँ पे एक है HR और दूसरा है टेक्निकल मैनेजर. अभी मुझे एक बताओ, HR को ज़रूरत है किसी नेटवर्क का एक्सेस लेने के लिए, आई मीन VPN का, या फिर हम बोल सकते हैं XYZ डेटा का ना. उसको सिर्फ डेटा कौन सा चाहिए? सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेस का, यानी कि एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय के टाइमिंग्स, इन आउट के सब, उसको उतना ही डेटा चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं उस वक्त, वो HR को सिर्फ उतना ही एक्सेस दे जितना ज़रूरत है. दैट मीन्स एक्सेस कंट्रोल हेल्प अस टू मेंटेन द रोल फॉर द यूजर. जितना ज़रूरत है उतना ही दो. दैट विल बी एक्सेस, दैट विल बी द डेटा. सो लास्ट बट नॉट लिस्ट आता है हमारा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. व्हाट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन? इट स्टैंड फॉर द एडिंग ए लेयर ऑफ वेरिफिकेशन बियॉन्ड पासवर्ड. ठीक है, अगर समझ लो अभी तुमने किसी पब्लिक प्लेस में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट खोल दिया और आपने पासवर्ड डाल दिया, इट्स क्वाइट इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड द पासवर्ड. तो उस वक्त वो कर सकते, तो हम यूज़ करते उस वक्त 2MFA, मतलब होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में कुछ चीज़ें होती है. पहले आता है हु यू आर, व्हाट यू आर, व्हेन यू आर. मतलब आप कौन हो, कहाँ से हो, कैसे हो. तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोबेबली OTPs, या फिर एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आता है अपना एक यस और नो पूछता है गूगल. प्रोबेबली गूगल एक यूज़ सब करते, तो आई जस्ट गो विद द एग्जांपल ऑफ द गूगल. जब आप दूसरे डिवाइस में लॉग इन करते हो तो हमारा गूगल यूज़ कर मांगता है ऑथेंटिकेशन, जैसे कि यस बोलो, या फिर यस बोलने के बाद अपना स्क्रीन लॉक अनलॉक करो, या फिर एक स्पेसिफिक डिजिट वो बोलता है स्क्रीन पे, वो वहाँ पे टाइप करने के लिए बोलता है. तो इट्स मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. मतलब पासवर्ड के बाद एक ऑथेंटिकेशन पूछा जाएगा, यप यू आर द वन. मतलब पासवर्ड तो है ही आपके याद, पर ये तुम ही हो, उसको ऑथेंटिकेट करता है पर्सन को. तो एक फेल्योर बोलता हूँ मैं कॉन्फिडेंशियलिटी में. एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो था जहाँ पे एक हॉस्पिटल हॉस्पिटल इंश्योर दैट ओनली ऑथराइजेस
Medical staff can access the patient records through a role-based access control and encrypted database protecting sensitive health information. सो रियल वर्ल्ड सिनारियो के हिसाब से एक समझ लो एक हॉस्पिटल है जहाँ पे अलग अलग तरीके से लोग होते हैं, जैसे कि एक मैनेजमेंट टीम होती है, एक एचआर होता है, कोई नर्स होते हैं, कोई डॉक्टर्स होते हैं, कोई हेल्पर्स होते हैं, और कोई कोई that kind password only. Face recognition is a kind of a password. It could not be a part of multi-factor authentication. Okay, समझिए समीर. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अलग है और पासवर्ड प्रोटेक्शन अलग है. पासवर्ड प्रोटेक्शन मतलब क्या? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास पासवर्ड है. तुम क्या हो? तुम्हारे पास फिंगरप्रिंट है. मीन्स हु यू आर. यू हैव द फिंगरप्रिंट्स एंड व्हाट यू आर. मतलब आपके पास हु यू आर मतलब उसमें आता है अपना RFID वगैरह, वो चीज़. तो दे बोथ आर क्वाइट डिफरेंट, पासवर्ड एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. सो हाँ, विल वेयर जस्ट ऑन द हॉस्पिटल सिनेरियो वेयर एज जहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं. तो समझ लो, अगर मैंने जो हेल्पर होता है जो झाड़ू पोछा लगाता है हॉस्पिटल में, अगर मैंने उसको डेटा का एक्सेस दे दिया कि पेशेंट क्या है, पेशेंट को दिक्कत क्या है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन दैट कुड बी सेंसिटिव, हार्ट बीट्स वगैरह, मतलब XYZ जो भी हो, तो उससे क्या होगा? उससे वो डेटा अगर बाहर लीक हुआ और किसी की गलती, मतलब जो बंदा हो जो लीक कर रहा है उसने दूसरे को बेच दिया, दैट विल बी प्रोबेबली सेंसिटिव and lead to a data breach exposure of the person information. तो उस चीज़ के लिए हमें रोल बेस्ड ऑथेंटिकेट रखना पड़ता है हर जगह पे. दैट इज अंडर द एक्सेस कंट्रोल. ठीक है, ये स्लाइड सबको समझ आ गई. कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? किसी को कुछ डाउट है? द फर्स्ट पिलर ऑफ आवर साइबर सिक्योरिटी. डज एनीवन हैव डाउट? एनीवन हैव डाउट एनीथिंग? गाइस जस्ट लेट मी नो. किसी को कुछ डाउट वगैरह है? I'll be happy if you guys have any doubt. मराठी में पूछो, हिंदी में पूछो, इंग्लिश में पूछो, नो वरी. लँग्वेज बॅरियर नाही आहे. कोणी पण कोणत्या पण भाषेमध्ये सांगू शकतो काही डाऊट वगैरे असेल तर. डज एनीवन हैव एनी डाउट? गाइस हाथ ऊपर कर सकते हो इफ यू हैव. आई कैन अनम्यूट यू. आई डोंट थिंक सो एनीवन हैव डाउट. ओके, नो वरी. विल जस्ट गो टुवर्ड्स नेक्स्ट. इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मतलब क्या? इंटीग्रिटी एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे इंश्योर करता है ट्रस्ट को. अब ये समझ लो, तुम्हारे पास एक पेन ड्राइव है, ठीक है, और उसमें एक सेंसिटिव डेटा है. समझ लो उसमें एक पेन ड्राइव है, आपने एक नोट्स बनाए और वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और तुमने वो मुझे दिए और मैंने वो नोट्स मेरे हिसाब से चेंज कर लिए पेन ड्राइव में से. सो वहाँ पे इश्यू होता है इंटीग्रिटी का. ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी मतलब क्या? मैनिपुलेशन ऑफ एनी डेटा लीड्स टू इंटीग्रिटी ब्रीचेस. मतलब एखाद्या डेटा को मैनिपुलेट करना या मिस फेल करना, चेंजेस करना डेटा में, इट्स काइंड ऑफ इंटीग्रिटी. और डेटा को एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस चाहिए हर बार. मतलब जो आपने भेजा है ABCDE, अगर तुम भेज रहे हो तो सामने वाले को भी ABCDE ही मिलना चाहिए. अगर उसको ABCD की जगह ABDE मिल गया तो वो इंटीग्रिटी को ब्रिच करता है. इट विल बी द लीड टुवर्ड्स मिस कम्युनिकेशन और मिस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, और अगर वो चीज हो रही है तो इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी. डू यू गेट इट? आपको समझ आएगा इंटीग्रिटी कैसा वर्क करता है, क्या होता है? So we'll get to our next point. Okay. Maintaining data accuracy and completeness. अभी डेटा को एक्यूरेसी और उसको कंप्लीटनेस में मेंटेन कैसे करें? अगर समझ लो आपका डेटा ब्रीच हो रहा है तो उसके लिए प्रिवेंशन क्या है? सबसे पहले होता है डिजिटल सिग्नेचर फॉर डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी. डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है? डिजिटल सिग्नेचर काइंड ऑफ सिग्नेचर होती है जो हमें CA प्लस सर्टिफिकेट ऑथोरिटी हमें देती है. जो DSA अगर किसी ने देखा होगा अपने आधार कार्ड पे
या फिर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, वहाँ पे एक ग्रीन टिक आती है। अगर ग्रीन टिक के नीचे अगर आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे एक XYZ चीज होती है, दैट विल बी प्रोबेबली नंबर, अ सीरियल नंबर, दैट इज अंडर द क्रिप्टोग्राफी सिस्टम। और वो क्रिप्टोग्राफी सिस्टम के अंदर पार्ट आता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का जो होता है हैशिंग केस में, सबसे पहले होता है फिर अपना डिजिटल सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी। अगर हमें प्रॉपर मेंटेन करना होगा डेटा एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस को, तो हम यूज करेंगे हैश ऑफ आवर। Okay, hello, hello, hello. Are you guys able to listen? Hello? क्या आपको सबका आवाज आ रही है मेरी अभी? I just make the issue. Okay, 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 got it. No, okay. Okay, let's again begin. So second one, okay, from where you want me to repeat? Samir, आपको क्या नहीं समझा है? What you want to be repeat the digital signature? Okay, no worry. मैं एक सिंपल वे में बोलता हूँ, डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, ठीक है? डिजिटल सिग्नेचर, ओके, आई जस्ट शो यू इन सिंपल वे। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सबको दिख रहा है स्क्रीन? एनेबल टू सी सिग्नेचर वैलिडिटी यहाँ पे। अगर ये साइन साइन नहीं रहती है, या फिर क्रॉस आता है, या फिर अनआइडेंटिफाइड आता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाता है इन आवर रिस्पेक्ट टू द सिस्टम। ये क्या होता है? ये डिजिटल साइन होती है जहाँ पे वो बनाई जाती है सीए से। सीए मतलब सर्टिफिकेट अथॉरिटी। और हाँ, जो अपना अकाउंटिंग वाला सीए होता है, वो भी ये चीज बनाता है। दिस इज द डिजिटल सिग्नेचर। और हम इस डॉक्यूमेंट को टैंपर नहीं कर सकते और चेंजेस नहीं कर सकते। वो कौन चेंज कर सकता है? जिसकी ये साइन है, वही चेंज कर सकता है डॉक्यूमेंट को। डू यू गेट माय पॉइंट? डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? इट्स बिन क्वाइट सिंपल। हमारे डॉक्यूमेंट को टैंपर ना होने दे, या फिर मैनिपुलेट ना करे कोई, या चेंजेस ना करे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर। समझ गया समीर? ओके, ओके, सो अवर नेक्स्ट, okay, and our next part is our hash function to detect data tampering। भाई हैश होता क्या है? डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक हैश के फॉर्मेट में। इट्स काइंड ऑफ एल्गोरिथम दैट विल बी SHA। अगर तुमने देखा होगा किसी भी वेबसाइट के यहाँ पे एक फंक्शन होता है SSL वगैरह। जस्ट गो इन आवर वेबसाइट, सिंपल स्क्वायर। अगर तुम यहाँ देखोगे, इट्स अंडर सिक्योर कनेक्शन। यहाँ पे हमें बोला जाता है सर्टिफिकेट वैलिडेट। देखो अभी यहाँ पे देखेंगे, इट्स इनक्रिप्टेड। अभी ये जो ये हमारा सर्टिफिकेट है, जो मैंने बोला डिजिटल साइन, यहाँ पे ये हमारा डिजिटल साइन हो गया, और ये इनक्रिप्टेड होता है SHA, फिंगरप्रिंट्स। ओके, ओके। सो हमारा जो वेबसाइट है, वो भी वो इनक्रिप्टेड है हैशिंग के फॉर्मेट में, जो है SHA-256। एक नॉर्मल, अगर हम समझे, SHA मतलब हैश फंक्शन का होता है डेटा को एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना जो सिक्योर हो, उससे हम बोलते हैं हैश फंक्शन। जस्ट नथिंग मोर देन दैट। ओके, समझ गए क्या होता है वो?
Did you guys understand hash function? Okay. So next is audit trails for changing tracking. For change tracking. Audit trails मतलब क्या? अगर तुम एक्स वाई जेड चेंजेस कर रहे हो एक आधे डॉक्यूमेंट्स पे, तो वो चेंज क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब क्या? काइंड ऑफ मॉनिटरिंग द डेटा। अगर तुम अभी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में तुम कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो वो चेंजेस दिखने चाहिए ना, क्या चेंजेस हुए हैं या क्या चेंजेस हुए नहीं है। तो उस वक्त आता है हमारा डॉक्यूमेंट ट्रेल्स। मतलब वो एक काइंड ऑफ टाइमलाइन होती है जो ट्रैक करता है हर एक चेंजेस को। इट्स काइंड ऑफ अ नॉर्मल वे। सो आवर नेक्स्ट वन इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम फॉर कंटेंट मैनेजमेंट। अब ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है फॉर कंटेंट मैनेजमेंट? इट्स अ काइंड ऑफ अ सिंपल वे। अभी समझ लो तुम्हारा एक सिस्टम है, उसको एक चीज लगती है कंटेंट मैनेजमेंट के लिए। ओके, यू जस्ट वांट ऑडिट ट्रेल्स एग्जांपल, राइट? सानिका, आपको किस चीज का एग्जांपल चाहिए? ऑडिट ट्रेल्स, ओके। डू यू नो अबाउट द गिटहब? गिटहब के बारे में सबको पता है गिटहब क्या होता है, कैसे वर्क करता है? तो जब भी हम गिटहब पे अगर फाइल अपलोड करते हैं, ठीक है, वो अपलोड हो गई और उसके बाद हम उस फाइल को अगर हमें चेंजेस करना हो एक्स वाई जेड, अगर समझ लो मैंने एक एचटीएमएल की फाइल बनाई है, एचटीएमएल के फाइल बनाने के बाद अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है, तो हमें पुश पुल रिक्वेस्ट होती है। जब हम पुश करते हैं हमारे डेटा फीड से, तो आप वहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि हम क्या चेंजेस दे रहे हैं उस वक्त। वो अगर समझ लो अभी, यू जस्ट गाइज आर डूइंग एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, मैंने तुम्हें एक्सेस दिया एक डॉक्यूमेंट का, तुम उसको एडिट कर रहे हो, बट आई शुड अंडरस्टैंड ना कि तुमने क्या चेंजेस किया है उस डॉक्यूमेंट पे। तो वो काम करता है ऑडिट ट्रेल्स पे। मीन्स इट्स ट्रैकिंग अवर्स। ट्रैकिंग बोल सकते हैं, फिर मॉनिटर बोल सकते हैं हमारे जो फिंगरप्रिंट्स फुटप्रिंट्स होते हैं, हमने क्या चेंज किया, क्या चेंज नहीं किया उस चीज को। अंडरस्टैंड? समझ गई है? ओके, ओके। सो नेक्स्ट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम वीसीएस बोलते हैं। There are software tools that track and manage change to file, particularly in software development, allowing teams to collaborate effectively and revert to previous version if needed. जैसे हम जैसे हमारे यहाँ पे होता है, अगर समझो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो और कुछ गलती हो गई, तो हम कंट्रोल जेड दबाते हैं तो अंडू और रिड्यू करने के लिए। काइंड ऑफ वही होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, जहाँ पे हम अगर सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, अगर मैंने अभी समझो समीर को एक्सेस दे के रखा है कि ये देख भाई, इस सॉफ्टवेयर है, ये डेवलपिंग फेज पे है, इसको ये चेंजेस कर। अगर उसने चेंजेस कुछ गलत बना दिए या कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जो चाहिए ही नहीं है, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे? उस चीज़ में हम करेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पे हम अंडू कर सकते हैं इन सिंपल वे। वो होता है हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम। समझ गए वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? Did you guys understand about version control system? Okay, great. So next we'll go with the input validation. Input validation होता क्या है? Input validation is nothing but entering the data in our system. अब ये समझो, जब आप फॉर्म भरते हो, जहाँ पे आपको पूछा जाएगा इंटर योर ईमेल, आप ईमेल के जगह पे कभी फोन नंबर डाल सकते हो या नहीं डाल सकते? ईमेल पे जगह पे अगर आप फॉर्म भरे हो इन ऑनलाइन मोड, नो हार्ड कॉपी या ऑफलाइन मोड, जहाँ पे ईमेल पूछा गया है वहाँ पे मोबाइल नंबर तुम इंटर कर सकते हो। एग्जैक्टली, इनवैलिड इनपुट शो होगा। क्यों होगा? इसी चीज के लिए होगा, क्योंकि वहां पे दिया गया रहता है कि @.com, @ होना चाहिए, इस इट शुड बी द फॉर्म ऑफ ईमेल। मेल का फॉर्मेट उसमें होना चाहिए, उस वक्त होता है। या फिर कभी ऐसा भी नहीं हो सकता है कि अभी जब तुम पासवर्ड डालते हो, पासवर्ड के अंदर बोला जाता है कि देट शुड बी अपर केस, लोअर केस। वो इनपुट वैलिडेशन होता है, जो आप इनपुट कर रहे हो वो वैलिडेट होता है। एग्जैक्टली, वैलिड कैरेक्टर चाहिए होते हैं वहाँ पे। इट्स कॉल्ड एज इनपुट वैलिडेशन। और दूसरा होता है डेटा बेस कंस्ट्रेंट्स। अभी डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स होता क्या है? सो इट्स अ रूल और रिस्ट्रिक्शन डिफाइन ऑन डेटाबेस। जैसे मैंने बोला लास्ट इसमें कि देयर शुड बी रोल हर एक चीज के लिए, ठीक है, अभी रोल तो रहेगा,
कॉन्फिडेंशियलिटी में कि हाँ भाई नर्स सिर्फ यही डेटा यूज कर सकता है, पर डेटाबेस कंसर्न में क्या होता है, एक स्पेसिफिक यहाँ पे वही डेटा शो होगा जो जरूरत है। अभी जैसे कि अभी एचआर है, एचआर को क्या चाहिए होता है वहाँ पे, नाम, नंबर, उसकी सैलरी, ओके। अगर वही चीज़ अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट वाला देख रहा है एक नॉर्मल एम्प्लॉय डेटाबेस में, उसको डेटाबेस की जरूरत नहीं होती, जैसे कि एम्प्लॉय का जो आईडी हो गया, इट्स ओके, वो उसको चाहिए, नो वरी, उसको लग सकता है। अभी वहाँ पे एम्प्लॉय का जो सैलरी होता है या पर्सनल डेटा होता है, वो टेक्निकल पर्सन को चाहिए, कंपनी में नहीं चाहिए होता है। इट्स कॉल्ड डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स, मतलब डेटाबेस को एक स्पेसिफिक रूल्स या रेस्ट्रिक्शन लगाना इज नोन एज डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स, जिसमें वो मेंटेन करता है डेटा के इंटीग्रिटी को और कंसिस्टेंसी को। डू यू गाइस अंडरस्टैंड अबाउट डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स? आपको डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स पता चलेगा क्या होता है? ओके, नो वरी, मैं एक सिंपल वे में बोलता हूँ डेटाबेस कंस्ट्रेंट क्या होता है, ठीक है। डेटाबेस कंस्ट्रेंट मतलब क्या, एक तरह के से एक रूल्स या रेस्ट्रिक्शन होते हैं डेटाबेस में, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। समझ गए? इज नथिंग बट, मतलब एक समझो, एक डेटाबेस को रूल जो दिए होते हैं, जैसे कि डेटा को एक्यूरेट फॉर्मेट में चाहिए, जैसे वैलिड चाहिए उस चीज़ के लिए, जहाँ पे मतलब अगर प्राइमरी की होती है या फिर फॉरेन की होती है, चेक कंस्ट्रेंट होता है उसमें, यू गैस एबल टू नो मोर इन डेटाबेस सिस्टम। जब आप एसक्यूएल पढ़ोगे तो उस चीज़ में आपको और फिगर आउट होगा डेटाबेस कंस्ट्रेंट का। एक सिंपल रूल्स और रेस्ट्रिक्शन लगाना डेटाबेस को इज नोन एज डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स, नथिंग मोर देन दैट। अभी इंटीग्रिटी के थ्रेड्स क्या होता है, सबसे पहले होता है मालवेयर मॉडिफिकेशन, जहाँ पे मॉलिक्यूलर malicious कोड चेंजिंग सिस्टम फाइल्स विदाउट डिटेक्शन। अभी समझो आपके सिस्टम में एक वायरस आ गया और उस वायरस के वजह से आपका कुछ दिक्कत आ रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो वायरस क्या करता है, आपकी जो मेन सिस्टम फाइल्स थी उसको मैनिपुलेट करेगा, मीन्स वो चेंजेस करेगा इन देयर टर्म्स, जहाँ पे वो खुद को डिलीट करने के लिए भी बोल सकता है, ऐसे। वो होता है मालवेयर मॉडिफिकेशन। उसके बाद अनऑथराइज चेंज, जब मालवेयर आ जाता है वो अनऑथराइज चेंज में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ट्रांसमिशन एरर, जब जिसमें होता है करप्शन ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम। अभी जब हम एक करप्टेड डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि अभी एक पेंटर हो गया, जब हम अपने सीपी व हमारे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो उसमें डेटा डिटेक्ट होता नहीं है, कभी कभी वो पेन ड्राइव डिटेक्ट होती नहीं है, तो उसमें चीज आता है ट्रांसमिशन एरर इज कॉज ऑफ द मालवेयर, नथिंग एल्स। समझ गया इंटीग्रिटी क्या होती है? डू यू गाइस अंडरस्टैंड अबाउट द इंटीग्रिटी? किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ रिपीट करानी है, कुछ हेल्प जरा समजला नाही इंटिग्रिटी काय आहे मराठीमध्ये पण सांगायला तयार आहे. ओके 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 ओके, यू गाइस अंडरस्टैंड अबाउट इंटिग्रिटी? यप, ओके, नो वरी, ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड। ओके, सो नेक्स्ट विल गो विद सीआई का जो लास्ट पिलर होता है, अवेबिलिटी। पहला हमने देखा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, और तीसरा अवेबिलिटी। अवेबिलिटी क्या होता है? अवेबिलिटी नथिंग बट काइंड ऑफ पिलर। अभी समझो, अगर तुम्हारे ऊपर डिडोस अटैक हो गया, तुमने एक वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट पे डिडोस अटैक हो गया, और उस डिडोस अटैक में आपका सिस्टम फेलियर हो गया बिकॉज ऑफ हेवीली बॉटनेट्स और काइंड ऑफ हेवीली ट्रैफिक जो आपके वेबसाइट पे आई है, तो उस वक्त आपका पूरा सिस्टम जो है थोड़ा रुक जाएगा सब चीज़ों के कारण। तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं लोड बैलेंसिंग, या फिर मॉनिटरिंग द सिस्टम और रिडंडेंसी ऑफ सिस्टम। वो होता है हमारा अवेबिलिटी, मतलब बिजनेस को या फिर आपकी जो एक स्मॉल एक शॉर्ट में हम सोच सकते हैं कि वेबसाइट को कभी बंद नहीं होनी चाहिए, तो हम उस वक्त यूज़ करते हैं कुछ मेथड्स जो होती है रिडंडेंट ऑफ सिस्टम, दैट कुड बी अ बैकअप कंपोनेंट दैट एक्टिवेट्स व्हेन प्राइमरी सिस्टम फेल्स। जब आपके प्राइमरी सिस्टम फेल हो जाती है उस वक्त हम यूज़ करते हैं रिडंडेंट सिस्टम, मतलब प्राइमरी, जैसे आपने घर में लाइट चली जाती है तो हम
इन्वर्टर यूज करते हैं उस वक्त। इट्स कॉल्ड एज रिडंडेंट सिस्टम, मतलब एक के बदले दूसरा बैकअप प्लान रेडी रखना, वो होता है रिडंडेंट सिस्टम। दूसरा था लोड बैलेंसिंग। जब हमारे यहाँ पे एक ट्रैफिक आ जाती है वेबसाइट पे, मोर नंबर ऑफ ट्रैफिक, जहाँ पे अगर समझो कि बहुत बिजी है, लोड ज़्यादा ले रहा है, तो उस वक्त हम लोड बैलेंसिंग यूज करते हैं, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक अक्रॉस अ मल्टीपल सर्वर प्रिवेंटिंग ओवरलोडिंग ड्यूरिंग हाई डिमांड ऑफ पीरियड्स। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक सिस्टम है तो उसको हम डिवाइड करते हैं मोर सिस्टम पे, मतलब एक सर्वर पे दूसरे मल्टीपल सर्वर्स पे हम उसको ट्रैफिक को डिवाइड करेंगे, तो होता है लोड बैलेंसिंग। तीसरा होता है रेगुलर मेंटेनेंस। तो ठीक है, हर चीज़ ठीक है कि हम रन कर लेगा, लाइट वगैरह कुछ इशू आ रहा है तो हम बैलेंस करके उसको बैकअप जो हमारा सर्वर है वो यूज़ कर लेंगे, राइट। बट व्हाट अबाउट अदर वन, राइट। अगर कुछ दिक्कत आ गई, जैसे कि अभी कभी कभी स्टोरेज इशू आ जाता है सर्वर्स में, या फिर ऐसी फाइल हो जाती है जो कैशे में फुल हो जाती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं रेगुलर मेंटेनेंस। हर चीज़ में एक इम्पोर्टेंट है मेंटेनेंस करना। दैट विल बी इन आवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दैट विल बी आवर सिस्टम एंड एक्स वाई मटेरियल्स में। तो रेगुलर मेंटेनेंस करना चाहिए होता है, जहाँ पे हमें पैच अपडेट भी हो सकता है, मतलब अपडेट निकालने का था सॉफ्टवेयर के ऐप्स। So fourth one is monitoring system. So it's one of the most important part। अगर हम मॉनिटर ही नहीं कर पा रहे चीज़ों को, तो हम ना ही रिडंडेंट सिस्टम यूज कर पाएंगे, ना ही हम लोड बैलेंस कर पाएंगे, ना ही रेगुलर मेंटेनेंस कर पाएंगे। सो मॉनिटरिंग सिस्टम मतलब क्या, कंटिन्यूअसली ओवरसाइट करते रहना, मतलब मॉनिटर करते रहना व्हाट द थिंग्स आर गोइंग एंड व्हाट थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग निगेटिवली एंड पॉजिटिवली, और उस चीज़ को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, वो होता है अपना मॉनिटरिंग द सिस्टम्स। समझ गया क्या होता है अवेबिलिटी? डू यू गाइस अंडरस्टैंड अवेबिलिटी क्या होता है? किसी को कुछ डाउट होगा तो हैंड्स ऊपर कर दो, अगर नहीं होगा जस्ट लेट मी नो एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। कुछ डाउट होगा तो लेट मी नो। कोणाला काही डाऊट आहे, काही समजत नाही आहे, काही इश्यू येतोय? एनीवन? ओके, डीडॉस म्हणजे काय? पहिला आपण डॉस सांगतो, डॉस म्हणजे काय असतं, एक पुढे मी सांगणार आहे। डीडॉस म्हणजे असं समज की वेबसाईटला जो एक समज की आता तू जेवतोय, ठीक आहे, एका टायमाला तू एक घास खातोय, एका टायमाला एक घास खाता खाता तू तुझे घासचे प्रमाण वाढवलं, म्हणजे एका टायमाला तू 10 घास एक साथ टाकतोय, तुझ्यामध्ये तो पॉवर राहील का, तुझ्यामध्ये ती क्षमता आहे का सगळ्या गोष्टी झेलण्याची? म्हणजे काय, वेबसाईटवर 100 युजर्स ॲट अ टाइम लोड घेते, त्या वेबसाईटवर मी जर 1000 लोक देऊन देईल तर वेबसाईट फेल्युअर होईल, लोड जास्त घेईल, बरोबर? त्यावेळी ती ऑफलाईन चालली जाऊ शकते, किंवा मग काही सिस्टमला इश्यू येईल, राईट, स्लो होऊन जाईल, किंवा 404 एरर दाखवू शकते, तो होतोय डॉस। मला तेच जर मी मल्टिपल सिस्टम्सने केलं, मल्टिपल सर्व्हर्सने, म्हणजे माझ्याकडे 10 कॉम्प्युटर्स आहे, 10 कॉम्प्युटर्सना मी कमांड देतो की या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही व्हिजिट करा, तो ट्रॅफिक वाढवा, तो काय डिडॉस मीन्स यूजिंग ऑन द बॉटनेट टू डिस्टर्ब अ नेटवर्क इंटरफेस, या नेटवर्क को इंटरफेस करना उस नेटवर्क के अंदर जाके, वो होता है डिडॉस यूजिंग ऑन द बॉटनेट्स। ओके, समझ गए? समझ लो। ओके, डन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज आवर CIA ट्रेंड्स इंटरैक्टिव एक्सरसाइज। अब ये CIA ट्रेंड्स होता क्या है और वर्क कैसे करता है, लाइक नॉर्मल एग्जांपल के वे में हम समझेंगे, ठीक है? समझ रहा है सबको? कोई किसी को डाउट? कोणाला काही समजत नाही असं काही आहे गोष्ट? जस्ट लेट मी नो किंवा हा टॉपिक नाही समजला आहे, हा टॉपिक परत रिपीट करा, किंवा एक्झाम्पल हवे यावं, किंवा कसं होईल, हा फटाफट फटाफट सांगून द्या चॅट बॉक्समध्ये। येस येस येस, किंवा नो 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 काही असेल तिथे क्लिअर करा। गाइज मेक शुअर जेवढे तुम्ही इंटरॅक्ट करणार माझ्यासोबत तेवढं बेस्ट मी देऊ देऊ शकेल तुम्हाला। जितना तुम मुझे इंटरैक्ट करोगे उतना बेस्ट मैं मेरा दूंगा यहाँ पे। एग्जैक्टली यही चाहिए मुझे सबको।
ओके ओके। सो ओके, सीआई ट्रेड्स इंटरैक्टिव एक्सरसाइज, इंटरैक्टिव एक्सरसाइज। पहले और देखते हैं अभी हम एक प्रोबेबली एक नॉर्मल एग्जांपल से, जो होता है हमारा ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में दैट विल बी एनएफटी, एनईएफटी, आईएमपीएस और यूपीआई पेमेंट ऑल्सो, अलग अलग तरीके से होती है। सो पहले हम देखेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है इन द सेक ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। समझ लो, कस्टमर ने लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन क्रेडेंशियल तो उसने लॉगिन किया, और उस अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजेक्शन उसने चेक किया, जहाँ पे उसको जो दिखाना नहीं था, जो है अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स, वो कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए। उसके बाद जो अकाउंट उसका बैलेंस होता है या ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है वो बराबर कॉन्फिडेंशियल चाहिए। उसके बाद पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड एंड बैंकिंग डिटेल्स, मतलब एक तरीके से जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में आता है, कस्टमर लॉगिन क्रेडेंशियल, अकाउंट बैलेंस, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड एंड बैंकिंग डिटेल्स, ये सब एक सीक्रेट या प्राइवेट चीज़ों में मतलब छुपाया जा सकता है। जो चीज़ छुपानी चाहिए वो वो होती है। दूसरा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब क्या, डेटा को मैनिपुलेट ना करें कोई, ऐसा मतलब जो चीज़ हो सकती है हमारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन एक्यूरेसी, जो डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को हम बदल सकते हैं एज पर वन नीड। मैं बात करूँ बैंक के स्टेटमेंट्स के लिए, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद होता है अकाउंट का बैलेंस करेक्टनेस। अगर समझ लो तुम्हें पता है कि मैंने 1000 रुपये मेरे अकाउंट में डाले थे, पर वो दिखा रहा है सिर्फ 500 ही, तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है, इंटीग्रिटी, मतलब मिस बैलेंस ऑफ आवर डेटा एंड मैनिपुलेट ऑफ डेटा इवनली ऑन अनइवनली पर्पस और प्रोसेस, वो होता है वहाँ पे। उसके बाद ऑडिट लॉग कंप्लीटनेस। ऑडिट लॉग कंप्लीटनेस मतलब क्या, अभी हर चीज़ में लॉग आता है अपने यहाँ पे। समझ लो आपने 1 रुपया निकाला तो आपको ट्रांजेक्शन दिखता है, वही चीज़ बैंक के सर्वर के साइड भी दिखती है कि हाँ एक्स वाई जेड कस्टमर ने एक्स वाई जेड अमाउंट निकाला है। वो लॉग सेम आना चाहिए, मतलब तुम्हारे यहाँ पे तुम 1 रुपया डाल रहे हो और वहाँ पे दिखा रहा है कि 1 रुपया निकल रहे हैं, तो वो जो लॉक है वो कंप्लीटनेस होना चाहिए। और फंड ट्रांसफर मतलब क्या, यू शुड एबल टू नो कि कहाँ और कैसे फंड ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, वो होता है इंटीग्रिटी में। दूसरा अवेबिलिटी, यू गाइस नो कि बहुत बार ऐसा होता है कि यूपीआई सर्वर डाउन हो जाते हैं, बिकॉज ये क्यों होता है, अवेबिलिटी के कारण। उनके पास एक बैकअप प्लान नहीं होते, या कभी कभी ऐसा चीज़ हो जाती है जिसके कारण मेंटेनेंस में डालना पड़ता है चीज़ें फॉर सिक्योरिटी पैचेस और एक्स वाई जेड। तो उसमें आता है कि 24/7 एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, 24/7 एक्सेस होना चाहिए बैंकिंग सर्विस में। उसका क्विक ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, क्विक मतलब फटाफट, कभी कभी हमारा ट्रांजेक्शन पेंडिंग हो जाता है तो उसके लिए हमें क्विक ट्रांजेक्शन चाहिए। उसके बाद रिलायबल मोबाइल ऐप परफॉर्मेंस, मतलब क्या, आपका जो मोबाइल ऐप है उसमें जो मोशन होता है कभी कभी अटक जाता है, या कभी कभी वो बोलता है कि अनेबल टू प्रोसेस द डेटा, नीड टू क्लोज द ऐप, और फीडबैक दो, उस वक्त वो चीज़ होती है परफॉर्मेंस में। उसके बाद कंसिस्टेंट वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी, मतलब क्या, कंसिस्टेंटली वेबसाइट को एक्सेसिबल करना। अगर समझ लो तुम ऐसी वेबसाइट खोल रहे हो जो मोबाइल में भी अच्छे से चल रही है और डेस्कटॉप व्यू में भी अच्छे से चल रही है, अगर वो चलते चलते अचानक से कुछ मिसप्लेस हो रहा है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें, वो होता है अवेबिलिटी के अंदर। ठीक है गाइस, आपको समझ गया कि नॉर्मल इंटरेक्टिव एक्सरसाइज क्या होती है, या पार्ट ऑफ थिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेबिलिटी में क्या होता है। यू गाइस हैव एनी डाउट, फटाफट बोलो, किसी को डाउट है और कुछ समझाना है। यू गाइस वांट मी टू रिपीट एनीथिंग, कुछ रिपीट करना है, काही गोष्ट तुम्हाला रिपीट हवी आहे, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट मी रिपीट, लेट मी नो फास्ट। ओके नो, ओके ओके, जस्ट गो विद टाइप्स ऑफ डिजिटल एसेट्स। और ये डिजिटल एसेट्स होते क्या, उसके टाइप्स क्या है, विल जस्ट गो थ्रू इट। ओके, पहला होता है उसमें जैसे कि एक समझ लो इंफॉर्मेशन एसेट्स। इंफॉर्मेशन एसेट्स मतलब क्या, सबसे पहले होता है कस्टमर का डेटा ऑन पीआई। कस्टमर डेटा इट्स काइंड ऑफ ऑन पीआई, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। कस्टमर का डेटा वो भी एक इंफॉर्मेशन एसेट्स है इन द फॉर्म ऑफ वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअली हम जो बोलते हैं कस्टमर डेटा, वो होता है इंफॉर्मेशन एसेट्स में। इट कुल फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मेडिकल इंफॉर्मेशन एंड और आईपी, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि एक्स वाई जेड चीज तुमने बनाई है और वो चीज तुम्हारी है, इट्स राइट,
काइंड ऑफ द राइट्स दैट यू हैव टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट और टुवर्ड्स योर वेबसाइट। तो वो मैटर नहीं करता वो तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर है, ट्रेडमार्क के ऊपर है, या फिर तुम्हारे वेबसाइट के ऊपर है। वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो आते हैं हमारे इंफॉर्मेशन एसेट्स में। ठीक है, ये समझ गया इंफॉर्मेशन एसेट्स क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट विल गो फॉर नेक्स्ट, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एसेट्स। टेक्नोलॉजी में एसेट्स क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट वन सर्वर्स, वर्क स्टेशन, मोबाइल डिवाइस, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सर्विस, ये होते हैं हमारे टेक्नोलॉजी एसेट्स में। तीसरा होता है फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स मतलब क्या, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ, दैट इज आवर फिजिकल एसेट। अगर फिजिकल एसेट्स हार्म हो रहे हैं तो हमारा पूरा टेक्नोलॉजी, पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है नेटवर्क, दैट इज वर्चुअल, वो अफेक्ट करेगा। जो हमारे आंखों से दिखता है वो होता है फिजिकल एसेट, समझिए। सो इसमें आता है हमारा डेटा सेंटर्स, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जो होते हैं हमारे यहाँ पे वो। दूसरा होता है नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर कोई भी राउटर, उसके बाद हमारा मोडेम हो सकता है, इवन अ लैन केबल दैट विल बी आल्सो द पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, या वाईफाई मॉड्यूल हो गया, आईओटी डिवाइसेस हो गए, वो भी आता है। तीसरा था बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस। अगर एक फेलियर हो गया तो दूसरा चलना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए जो हमने देखा अवेलेबिलिटी में, वो होता है हमारा बैकअप स्टोरेज डिवाइस। ओके, फोर्थ वन इज सिक्योरिटी इक्विपमेंट। सिक्योरिटी इक्विपमेंट के लिए फायर वॉल। ठीक है, एंड इट्स नॉट लिमिटेड टू फायर वॉल, दैट विल बी ऑल्सो द पार्ट ऑफ अवर सिक्योरिटी, यानी कि वॉचमैन हो गया, ही इज ऑल्सो द वन ऑफ द फिजिकल एसेट्स फॉर अस, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है हमें आउटर थ्रेट से, फिजिकल थ्रेट से। उसके बाद सीसीटीवी हो गया, वो भी हमारे सिक्योरिटी इक्विपमेंट में आता है। सिक्योरिटी इक्विपमेंट सिर्फ इतना चीज़ नहीं होता कि सिर्फ उसमें सिर्फ फायर वॉल या फिर एक्स वाई जेड, वो चीज़ नहीं होती, उसमें सब चीज़ आ जाती है। इवन अ फायर एक्सटिंग्विशर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फिजिकल एसेट्स। गॉट इट? किसी को कुछ डाउट है कि डिजिटल एसेट्स में क्या चीज़ होती है क्या नहीं? सो नेक्स्ट, ओके, टेक्नोलॉजी एसेट्स में और फिजिकल एसेट्स में डिफरेंस क्या, आई जस्ट लेट यू नो। देखा, टेक्नोलॉजी एसेट्स में तुमने कभी क्लाउड सर्विस यूज की है? AWS किसने यूज किया है? डू यू गाइस हैव यूज्ड क्लाउड सर्विस, क्लाउड स्टोरेज? किसने यूज किया है क्लाउड स्टोरेज? ओके, हाँ। जैसे अभी हम क्लाउड स्टोरेज में अगर हम यूज करें तो वहाँ पे हम वर्चुअल सिस्टम यूज कर सकते हैं। जैसे कि समझ लो आपने AWS पे लॉगिन किया, एग्जैक्टली गूगल क्लाउड स्टोरेज। जस्ट आई जस्ट गिव एग्जांपल फॉर यू गाइस। ओके, हाँ, गूगल फोटोज भी है उसमें। PI मीन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, कस्टमर डेटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। ओके, तो स्पेसिफिक पर्सन की जो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन वो PI होते हैं, नथिंग एल्स। हाँ, सो विल जस्ट आई जस्ट गिव एग्जांपल टेक्नोलॉजी एसेट्स के लिए। समझ लो तुमने AWS मतलब क्लाउड सर्विस पे गए और वहाँ पे तुमने एक वर्क स्टेशन खोला है, यानी कि यू वांट टू हैव अ वर्चुअल विंडोज और वर्चुअल कंप्यूटर जो आपके इंटरनेट पे चले, वो होता है टेक्नोलॉजिकल एसेट्स। और फिजिकल एसेट्स मतलब कि आपका जो वाईफाई मॉडल है, मॉडेम है, राउटर है, वो आता है हमारे फिजिकल एसेट्स में। हैव यू गाइस अंडरस्टैंड फिजिकल एसेट्स और टेक्नोलॉजी एसेट्स में डिफरेंस क्या होती है? समझ गए तो कोर डिफरेंस बिटवीन दिस? दिव्या महाजन, समझ गए व्हाट्स द काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस? ओह, इज देयर एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है इस चीज में? ओके, सो एसेट्स के क्लासिफिकेशन होते हैं उसके हिसाब से। सो पहला होता है पब्लिक, विल स्टार्ट फ्रॉम लोअर वर्जन। पहला होता है पब्लिक, मीन्स थर्ड वन। सेकेंड होता है सेंसिटिव और इंटरनल, और फर्स्ट वन होता है क्रिटिकल और कॉन्फिडेंशियल। तो पहले हम देखते हैं पब्लिक में क्या आता है, जैसे कि मार्केटिंग मटेरियल्स, वेबसाइट, बेसिक प्रोटेक्शन सफिशिएंट, जनरल एक्सेस अलाउड और इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट। अभी पब्लिक मतलब क्या, जैसे समझ लो एक एक विल जस्ट गो विद नॉर्मल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक वेबसाइट, एक एग्जांपल लेते हैं अभी के लिए, जहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर जो फोटोज है जो वेबसाइट पे दिखाए गए हैं, इट्स अ काइंड ऑफ पब्लिक। उसके बाद है सेंसिटिव इंटरनल। सेंसिटिव इंटरनल
रिकॉर्ड्स में एसेट्स में क्या आता है, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स, ये एम्प्लॉय का आईडी कार्ड, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एसेट्स, ठीक है। एम्प्लॉय का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है जहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं उनके ऑफिस या कंपनी में, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेंसिटिव और इंटरनल एसेट्स, ओके। वो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होती है हर एक चीज में। उसके बाद होता है उसका मॉडरेट प्रोटेक्शन नीडेड, लिमिट एक्सेस रिक्वायर्ड एंड सब इंक्रिप्शन नेसेसरी। और हर एक चीज में एक स्पेसिफिक मॉडरेट प्रोटेक्शन दिया जाती है। मतलब ऐसा समझ लो मेरा आई कार्ड है वो समीर ने पेन लिया, इट्स नॉट द वे, राइट। वो डेटा को ब्रीच कर सकते हैं, प्रोटेक्शन को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, विच विल लीड टू इनकमिंग थ्रेट्स फ्रॉम द समीर, राइट। सो थर्ड वन इज क्रिटिकल और कॉन्फिडेंशियल एसेट्स, जिसमें आता है ट्रेड सीक्रेट्स, फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। अब समझ लो तुम्हारी वेबसाइट कमा रही है XYZ अमाउंट पर ईयर, तो इट्स काइंड ऑफ हार्म फॉर अस। मतलब समझ लो अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे पता है कि एक पेन है, वो उसका रॉ मटेरियल मुझे 10 रुपये का मिल रहा है XYZ% से। सो मैं जो कॉम्पिटिटर है वो क्या करेगा, उसको बोलेगा ये देख मैं इतना प्रोडक्ट्स लूंगा, मुझे और डिस्काउंट दे, तो उनको और सस्ता पड़ेगा, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेस, जो हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं विद इन द कंपनी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी एक क्रिटिकल कॉन्फिडेंशियल में आते हैं। समझ गया क्या होता है एसेट के क्लासिफिकेशन, तीन होते हैं। सबसे पहले होता है क्रिटिकल, दूसरा होता है सेंसिटिव, तीसरा होता है पब्लिक। पब्लिक मतलब क्या, जो हम किसको भी दिखा सकते हैं। सेकेंड होता है सेंसिटिव, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द कंपनी होता है। और फर्स्ट वन होता है क्रिटिकल, जो सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को ये दिखाना पड़ता है, जैसे कि इट कुल ऑनर ऑफ द कंपनी मीन सीईओ, बीओडी मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीसो मतलब जो सीसो होते हैं, सीएफओ होते हैं, सीएमओ होते हैं, उनको ही मिलना चाहिए वो डेटा, वो होता है। समझ गए एसेट के क्लैरिफिकेशन क्या होता है, तीन। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे, कुछ पूछना है इसमें, एनीथिंग यू डोंट यू वांट टू रिपीट, कुछ रिपीट करना है यहाँ पे। मराठी में भी हो सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट, कि मराठी इंग्लिश हिंदी तीनों लैंग्वेज में रिपीट कर सकते हो इफ यू गाइस आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। किसी को अगर मराठी नहीं, मतलब हिंदी इंग्लिश में समझ रहे, मराठी में तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए, आई विल गो इन दैट आल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। एनीथिंग एल्स? ओके, नो। सो हर चीज तो ठीक है, कॉन्फिडेंशियल बताओ। अच्छा, कॉन्फिडेंशियल मतलब यही ना, एसेट क्लैरिफिकेशन में चाहिए। ओके, कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या, समझ लो अभी आप एम्प्लॉय हो सिंपली स्क्वायर के, ठीक है। वहाँ पे आपको XYZ चीज़ें के लिए ऑफर लेटर आया है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि हाँ, आपको 3.5 लाख का पर ईयर का पैकेज है सिंपली स्क्वायर की साइड से। तो वो चीज़ तुम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो बाहर, क्यों? क्योंकि वो क्रिटिकल और कॉन्फिडेंशियल है, राइट। वैसे हम समझ सकते हैं उसे, समझे। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपके खुद के जो म्यूचुअल एम्प्लॉयज होते हैं, कलीग्स होते हैं, उनको भी आप बता नहीं सकते हो, वो कॉन्फिडेंशियल हो गया। बट इट, या और अच्छे से बताऊं, या फिर समझ लो अभी सीईओ है, प्रॉफिट कितना हो रहा है कंपनी में, ये चीज बतानी चाहिए एम्प्लॉयज को, नहीं बतानी चाहिए। जितना प्रॉफिट हो रहा है, जितना लॉस हो रहा है, राइट। तो सीईओ या फिर जो ऑनर होता है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का, वो कभी बताता नहीं है। वो होता है क्रिटिकल कॉन्फिडेंशियल एसेट्स में। वॉट इट, समझ गए सानी को? ओके, ओके। जो होता है हमारा नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ साइबर अटैक्स। जो साइबर अटैक्स होते हैं उसका कॉस्ट क्या होता है, उसमें हर एक चीज में अलग अलग होता है। समझो डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ, फाइनेंशियल इम्पैक्ट विल बी द कॉम्प्रोमाइजिंग द सिस्टम और डिलीटिंग द सिस्टम। मतलब समझो अभी आपकी एक XYZ कंपनी है, उसके यहाँ पे मैंने सिस्टम में एक्सेस लेके उस एक्सेस को ब्रीच कर दिया, मतलब और उस ब्रीच करने के बाद मैंने डेटा को डिलीट कर दिया, विच कुड लीड टू टेम्पररी स्टॉप और फंक्शनलिटी स्टॉप हो जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी की। तो उस वक्त जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा है, इट कुल करंटली 65%। नेक्स्ट होता है रिस्पॉन्स कॉस्ट, ठीक है। ये जो कॉस्ट होता है फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, 65% नॉर्मल इम्पैक्ट हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन पे, जो साइबर थ्रेट्स के वजह से होता है, साइबर अटैक के वजह से होता है। साइबर अटैक अगर XYZ कंपनी पे हुआ,
तो समझ लो 65% ऑफ फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा उनका, मतलब 100 रुपए के अगर उनका प्रॉपर वैल्यूएशन है प्लस प्रॉफिट आ रहा है प्रॉपर कंपनी में, तो उसमें से 65% उसमें चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो रहा रिस्पॉन्स कॉस्ट, मतलब अभी समझ लो उन्होंने हायर किया एक प्रॉपर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। ठीक है, अटैक तो हो गया, ठीक है, उसको रुकाने के लिए और क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किस तरीके से हम उसको रुका सकते हैं, उसके लिए कॉस्ट लगती है 43%। मतलब जो गया है उसमें से 43% लगता है उसमें। समझ लो आपका डेटा था 100 करोड़ का, उसमें 43% नियरली कॉस्ट लग जाती है, ऐसा समझ लो। इट्स काइंड ऑफ इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर द कंपनीज to maintain from a cyber attack. You have to secure them from the cyber attack. So next one is legal expenses. Legal expenses are also the part of this, but yep, they are quite little non-expensive, मतलब quite cheaper होते हैं rather than other से। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी अपग्रेड्स, विच कॉस्ट ह्यूज अमाउंट सिक्योरिटी कॉस्ट के लिए। मतलब समझ लो सिक्योरिटी कॉस्ट बनानी है, मतलब अभी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको बढ़ाना है, अभी एक फायरवॉल लगाना है, फायरवॉल लगाना है आपको एक स्पेसिफाइड सिस्टम के लिए या स्पेसिफाइड नेटवर्क के ऊपर ही, उसका कॉस्ट अलग। और अगर तुम्हारे पास तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में 10 अलग अलग तरीके से नेटवर्क है और उस अलग अलग 10 तरीके के नेटवर्क को आपको अलग अलग 10 तरीके के फायरवॉल्स लगानी हो नेटवर्क के ऊपर, दैट कुल बी फिजिकल, दैट कुल बी सॉफ्टवेयर। फायरवॉल्स दो तरीके से होती है, फायरवॉल एक फिजिकल और एक सॉफ्टवेयर, टेंजेबल इनटेंजेबल हम उसे बोल सकते हैं, विच कुल बी टच, इट कुल बी टच और नॉन टच। ठीक है, वो होती है। तो दैट वाज द कॉस्ट ऑफ साइबर अटैक, मतलब कंपनी को क्या पे करना पड़ता है एक साइबर अटैक के बाद, वो हमने डिफाइन किया। जिसमें था पहला डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो 65% होता है, रिस्पॉन्स कॉस्ट मतलब उस चीज़ पे अगर अटैक हो गया उस वहाँ पे हम रिएक्ट कैसे करें, उसके लिए होता है हमारा 43। लीगल एक्सपेंस के लिए एक माइनर होता है, जस्ट निग्लिजिबल हम उसको बोल सकते हैं। और उसके बाद सिक्योरिटी अपग्रेड्स के लिए, मतलब सिक्योरिटी को अपग्रेड करने के लिए, सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 78%। समझ गए यहाँ तक क्या होता है वहाँ? You guys have any issue or anything? Is there anything that you need to me repeat? कुछ चीजें तुम्हें रिपीट करवानी है? No, okay, no worries. Okay, we'll just go on for next slide. और हाँ, अगर हमें साइबर अटैक के बाद नॉर्मली इट्स नॉट द फिक्स, कोई कोई टीम एक वीक में भी कर लेती है सब रिकवर, कोई एक साल भी लगा देती है। आई जस्ट टेल यू वन, ठीक है, एक चीज हुई थी, एक एक्सवाइजेड ऑर्गेनाइजेशन था, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को फायर किया गया था, बट दे फॉरगॉट कि उसका जो एक्सेस है सिस्टम में और उसका जो आईडी कार्ड है वो नल एंड वाइड करने के लिए, मतलब जो आईडी कार्ड है उसको डिसमेंटल करे उनसे, मतलब उनको एंट्री नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। थ्रोली वो उस ऑर्गेनाइजेशन में या वो कंपनी में एंटर हो गए, उनके सिस्टम पे उन्होंने लॉगिन वगैरह किया एंड ही डिलीटेड ऑल देयर सर्वर्स विद इन मिनट्स। और उनको बहुत बहुत मतलब यू कैन से अबाउट नियरली इन करोड्स उनको लॉस हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली जो हम देखा इंटीग्रिटी उस चीज़ के कारण, और कॉन्फिडेंशियलिटी, जब एक्सेस कंट्रोल उन्होंने प्रॉपरली नहीं दिया था इसके लिए। वॉट इट, इसलिए सी आई ए सबसे इम्पोर्टेंट है, दे आर द पार्ट, मतलब हर चीज़ में सी आई ए यूज होता है। You guys should able to understand that thing. Okay, we'll just go with case study. That is Equifax breach in 2017। ये Equifax breach है जो 2017 में हुआ था। जब सिक्योरिटी फेल हो गई थी तो उनको क्या सीखने को मिला था। पहले हम देखते हैं क्या हुआ था वो ब्रिच में। जहाँ पे अनपैच वर्नेबिलिटी थी एक वेब एप्लीकेशन में, मतलब समझो अगर एक्स वाई जेड वर्नेबिलिटी है एक वेब एप्लीकेशन में जो अनपैच है, मतलब दैट विल बी ओपन पोर्ट्स, जो ओपन पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे वो हो सकती है। दैट विल नॉर्मली जो कॉमन ओपन पोर्ट होता है वो 443 होता है, जो होता है एच में। बहुत चीज़ें होती है उसमें एच में, दैट इज़ नॉट सिक्योर। मतलब उन्होंने वो चीज़ फिगर आउट नहीं की और उसके ऊपर अपग्रेड नहीं लाया, उसे हम बोलते हैं अनपैच वर्नेबिलिटी इन वेब एप्लीकेशन। मतलब वेब एप्लीकेशन इट विल बी अ सॉफ्टवेयर और एनीथिंग एल्स, बट अनपैच किया था उसने। ठीक है,
और उसके बाद 76 डेज उनको समझा ही नहीं कि ये चीज़ हो क्या रही है, कैसे हो रही है, मतलब दे वर अननोन फॉर दैट। उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट डिफाइन, और वो वर्ड स्पेसिफिक नहीं, बट यस वी कैन से दैट 0 डे अटैक फॉर देम। ओके, विल नो 0 डे अटैक क्या होता है आगे। जहाँ पे उनकी गलती थी इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्स, वहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली मॉनिटर नहीं किया था उनके सिस्टम्स पे, जिसके कारण उनको इतना बड़ा ब्रिच मिला था, साइबर अटैक हुआ था उनके सिस्टम पे। उसके वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ, दे लॉस्ट फोर फोर मिलियन $4 billion. इट्स नॉट एग्जैक्ट अमाउंट, बट यस इट्स मोर देन दैट। whereas CEO resigned and execute the changes. सीईओ ने लिटरली रिजाइन कर दिया था उसके पोस्ट से, उसका जो रोल था उस कंपनी में वहां से, जिसमें मैसिव फाइन्स वगैरह लगी है, क्योंकि देखो उनके पास क्लाइंट्स है, वो काइंड ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनी है, और जब सर्विस पॉज हो जाती है सब चीज़ आ जाती है उनके सर पे। उस चीज़ के कारण बहुत रेगुलेटरी फाइन्स, उसके बाद लीगल और बहुत सारे सेटलमेंट्स उनको करने पड़े थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, बंदा एक बार का पैसा से लेता है, फाइन्स वगैरह सब हो जाता है, बट दे कैन नॉट क्योर फ्रॉम द रेपुटेशन। It's need a huge amount of time, a couple of time period to gain a reputation for the टेक्नोलॉजिकल कंपनीज। उनका रेपुटेशन में बहुत डैमेज हुआ था। तो हमें सीखने क्या मिला है, सो इससे हमें यह सीखने के लिए मिला है, कभी भी सिस्टम को मॉनिटर करते रहो, ईच एंड एवरी टाइम 24/7 वी शुड एबल टू मॉनिटर अवर सिस्टम। सेकेंड वन, वी शुड प्रैक्टिस बेस्ट सिक्योरिटी मेजर्स फॉर दैट, मतलब सिक्योरिटी हम क्या क्या बेस्ट कर सकते हैं उस चीज़ में। ओके, अनपैच वर्नेबिलिटी में तुम्हें रिपीट करके बोलता हूँ, अनपैच वर्नेबिलिटी होती क्या है। जस्ट थिंक लाइक कि तुम्हारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, उसमें वर्नेबल है, तुम्हें पता है कहाँ ना कहाँ के दैट कुड बी द वर्नेबिलिटी, ठीक है, मतलब एक सिक्योरिटी फ्लॉ होता है एक सिस्टम या हार्डवेयर में, एंड वो पता होता है कंपनी को कि हाँ ये जो फ्लॉ है ये हमारी इसमें है, बट वो रिजॉल्व नहीं करते हैं, उसे हम बोलते हैं अनपैच वर्नेबिलिटी। मतलब पता हो के भी उस चीज़ को सॉल्व ना करें तो अनपैच उसे हम बोलते हैं। मतलब आपको पता है कि शर्ट फटा है, पर उसको आप सिलाई मशीन से सी नहीं रहे हो, तो हो गया अनपैच, और उससे अभी आपका दोस्त आएगा और वो शर्ट फाड़ देगा, एज सिंपल एज दैट। उसके लिए वर्नेबल था वो। समझ गया सानिका क्या होता है अनपैच वर्नेबिलिटी? ओके, एंड रेगुलर पैचिंग, मतलब जैसे मैंने बताया पैचिंग होने चाहिए, मतलब रेगुलरली जो वर्नेबिलिटी जो सिक्योरिटी मेजर्स है उसको रेगुलरली हमें पैच करना चाहिए, ठीक है। मीन्स मॉनिटर करके ही सिक्योरिटी मेजर्स या सिक्योरिटी प्रैक्टिस करने के बाद वो पैचेस अप्लाई होते हैं, ठीक है। पहले स्टेप है मॉनिटर, सेकेंड स्टेप है सिक्योरिटी प्रैक्टिस, थर्ड स्टेप है पैचिंग द सिस्टम, एज सिंपल एज दैट। डिड यू गॉट इट? समझ गया आपको क्या बोल रहा है? इज देयर एनी डाउट ऑन दिस स्लाइड? Should I move on towards the next slide? Okay. आई थिंक सो यहाँ पे सिर्फ सानिका, दिव्या, समीर, हेमांगी, ये 3-4 लोग ही एक्टिव है। बाकी ये सिर्फ लगा के छोड़ दिया है क्या? जस्ट लेट मी नो ऑल यू आर एक्टिव हो गए। सो ओके, विल जस्ट गो टू आवर नेक्स्ट सेशन। सो दैट इज आवर सेशन फर्स्ट बी। फर्स्ट ए तो हमें समझ लिया कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे होता है, ठीक है। So in this session, we'll be able to understand that the what are the threat landscape, that we understand the foundations of cybersecurity, where we'll explore who attacks systems, why they attacks, and how their operations work in current threat landscape. Okay, we'll just know in our next upcoming slides. So okay, अभी हमने जो सेशन फर्स्ट में देखा, इसमें किसी को क्या डाउट्स है? यू हैव 1 मिनट, फटाफट Q&A सेशन लेते हैं, जस्ट
we'll go towards next slide. You have any doubts regarding anything? Anything? Is there any doubt regarding our session only? Not anything. From my side, anything? अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है या मेरी स्पीड ज़्यादा स्लो हो रही है, एग्जांपल्स ज़्यादा दूँ, ये चीज़ कम समझाना, ये चीज़ ज़्यादा समझाओ, ऐसे कुछ चीज़ है that you want me to do? Okay, everything is clear. Everyone, guys. Sure. Okay. 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 So yep, we are on our second session, that is first B of our this post job session. So we'll able to know in this case types of cyber threats क्या होते हैं सबसे पहले. Let's get to know what are the types of the cyber threats. First one is malware based threats. Second network based threats and third is application based threats. ठीक है. So सबसे पहले हम जानेंगे malware based threats क्या होते हैं. Malware यानी क्या? That will a virus, that will be the anything, spy या फिर आपको देखता रहेगा कोई ना कोई पीछे से, वो होता है. एंड और एक चीज़ होती है वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजेक्शन या हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग उसे. सोशल इंजीनियरिंग इज द पार्ट ऑफ द साइबर थ्रेट, बट यप विल जस्ट गेट टू नो इन दिस थ्री ओनली, नेटवर्क बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड थ्रेट्स क्या होते हैं उसमें. एंड सेकेंड इज आवर नेटवर्क बेस्ड थ्रेट्स. नेटवर्क बेस्ड थ्रेट्स मतलब क्या? जो हमारा इंटरनेट होता है या फिर नेटवर्क होता है, विद इन द नेटवर्क, उसमें थ्रेड्स क्या आते हैं. उसके बाद थर्ड होता है एप्लीकेशन बेस्ड. एप्लीकेशन बेस्ड थ्रेड्स यानी कि जो अपना सॉफ्टवेयर होता है, एप्स होते हैं, वेब एप्लीकेशन होते हैं, वेबसाइट्स होती है, उसमें जो थ्रेड्स आते हैं वो आते हैं हमारे एप्लीकेशन बेस्ड में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट, दैट इज आवर मालवेयर बेस्ड थ्रेड्स. मालवेयर बेस्ड थ्रेड्स में सबसे पहले था वायरस एंड वॉर्म दैट सेल्फ रेप्लिकेट. वायरस और वॉर्म्स ये ऐसी चीज होती है जो सेल्फ रेप्लिकेट करती है. जैसे तुमने देखा होगा एक बचपन में, we were just trying to plug or unplug our printers and everyone our friends system. मतलब हम एक दूसरे के फ्रेंड्स के सिस्टम्स में प्रिंटर वगैरह लगा देते कॉपी करने के लिए. दैट विल बी आवर गेम, म्यूजिक, वीडियोस, मूवीज. मतलब कि भाई ये मूवी है तेरे पे, मुझे दे दे. फिर अननोइंगली हमारे सिस्टम में भी वो वायरस आ जाता था. क्यों आ जाता था? इट्स कॉज ऑफ द वॉर्म. वॉर्म और वायरस एक ऐसे प्रकार का वायरस होता है जो खुद को ही खुद से रेप्लिकेट करता है. मतलब खुद को कॉपी करो और खुद को दूसरे सिस्टम में रेप्लिकेट करना, पेस्ट करो. मतलब मेरे सिस्टम में और तुम्हारे सिस्टम में जाने के लिए उसको रेप्लिकेट करना पड़ता है. मतलब तो क्या करता था, हमारे मेन सिस्टम में तो है ही, वो कॉपी करके खुद को कॉपी करता था इनिशियल पोजीशन पे रह के और पेनड्राइव में पेस्ट हो जाता था. और सिमिलरली जब पेनड्राइव हम यूज करते थे हमारे सिस्टम में, वैसे ही वो खुद पेनड्राइव से हमारे सिस्टम में कॉपी हो जाता था विदाउट एनी चेंजेस. तो उस तरीके से हमारे सबके सिस्टम हम हुआ करते थे. अब यप, क्रैक सॉफ्टवेयर बहुत सारे यूज करते होंगे. जस्ट लेट मी नो यहाँ पे कौन कौन क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करता है. जस्ट लेट मी नो. यस यस, या कोई किस तरीके के क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करता है. आई जस्ट टेल यू वन थिंग अबाउट दैट. गाइस कोई यूज करता नहीं है यहाँ पे. मुझे पता है कि इतना कोई दूध का दूल्हा तो है ही नहीं कि कोई यूज करेगा ही नहीं. आई नो दैट. एनीवन हियर जो जस्ट वीडियो एडिटिंग क्रैक सॉफ्टवेयर? यप, यू एडोब प्रीमियर प्रो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं. सिर्फ समरी यूज करता है क्या, या फिर बाकी कोई भी यूज नहीं करता? ओके, नो. सो उसमें एक चीज होती है, जब हमारा सिस्टम स्लो चलने लग जाता है, रेमिनी लाइक फोटो एडिटिंग. यप, एग्जैक्टली, रेमिनी भी बहुत लोग यूज करते होंगे. कोई पिक्सआर्ट यूज करता होगा, कोई गेम्स यूज करता होगा जो प्ले स्टोर पे एक एक्सवाइजेड अमाउंट पे लिस्टेड है, वो हम दूसरे, जैसे कि एपीके प्योर हो गया, गेट इन टू माई पीसी, बहुत सारे है. बट यप, वो आपको फ्री में देते हैं. हाँ, के ड्रामा एप्स. यप, पिकाचू वगैरह, जो पिकाशू, सॉरी पिकाचू बोल रहा हूँ, पिकाशू होता है वहाँ पे. मूवीज फॉर यू, जहाँ से आप मूवीज डाउनलोड करते हो. एग्जैक्टली राइट. रिलेट कर पा रहे हो सब इस चीज पे? यस. तो आपको वो वहाँ से फ्री तो मिलता है, पर आपको पता है वहाँ पे आपको एक ऑफर चलती है जो इनविजिबल थे, बाय वन गेट वन फ्री. जहाँ पे आप आपका डेटा तो देते ही हो, पर वहाँ से आप उनसे वायरस भी लेते हो.
मूवीज के साथ आपको वायरस भी फ्री में मिलता है वहाँ पे। यप, यू आर क्वाइट क्वाइट गुड विद दैट नाउ। तो समझ आ गया होगा आपके सिस्टम स्लो क्यों हो रहा है, आपका मोबाइल आपका मोबाइल अननोइंगली इतना चार्जिंग क्यों खा रहा है, अननोइंगली हिट क्यों हो रहा है सिस्टम, राइट। यूज विदाउट प्रीमियम लाइक नेटफ्लिक्स। हाँ, यस। जब नेट मिरर होता है उस चीज़ के लिए, और एम एक्स प्ले, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट। मार्केट में बहुत सारी चीज़ आ गई है उस चीज़ के कारण। ओके, सो लेट्स गो टू ट्रोजन एंड बैकडोर प्रोवाइडिंग एक्सेस। अभी ट्रोजन होता क्या है? ट्रोजन एक प्रकार का एक सिस्टम वायरस होता है, मालवेयर होता है, आई मीन, जहाँ पे वो सिस्टम का जो पार्ट होता है इंफॉर्मेशन लेना, मतलब आपकी वहाँ पे पीआई जो होता है, पर्सनल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन या फिर डेटा, वो खुद स्टोर करता है और दूसरे को भेजता है, जो वो ट्रोजन वायरस को एक्सेस कर रहा है, वो आता है ट्रोजन में। ठीक है। और एक चीज़ होती है उसमें, रैट, रिमोट एक्सेस वायरस होता है वो, जिसमें वो आपके सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकता है व्हेन यू आर नॉट अवेलेबल एट दैट सिस्टम, और वो एक्टिव है उस चीज़ के लिए। ठीक है। इट जस्ट काइंड ऑफ अ टीम वीवर या एनी डेक्स, उस तरीके से होता है। उसके लिए हम एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं जो होता है मेटास्प्लॉइड। आगे देखेंगे एज पर योर सिलेबस आगे। सो नेक्स्ट वन इज आवर रैंसमवेयर, इंक्रिप्टिंग वैल्यूएबल डेटा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, इवन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो सब एक ही चीज से डरते हैं, वो होता है रैंसमवेयर अटैक। इट्स क्वाइट क्वाइट नहीं बोल सकता, इट्स मोस्ट वर्नेबल, या फिर सबसे महंगा चीज होती है वहाँ पे रैंसमवेयर। उसमें होता क्या है, समझ लो, एक अटैक होता है जिसमें जो हैकर होता है, उनके सिस्टम का जो डेटा है, ये तो उनको ही डेटा को उनके ही सिस्टम पे इनक्रिप्ट कर देगा, मतलब एक तरीके से पासवर्ड सेट कर देगा, इंक्रिप्शन दैट कुड बी एनी टाइप ऑफ इंक्रिप्शन। ठीक है। वो डाल देता है उनके ही डेटा को, या फिर वो क्या करता है, उनके सिस्टम में से, समझ लो मैं एक हैकर हूँ और मैं माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पे मैंने रैंसमवेयर अटैक परफॉर्म किया है। उस रैंसमवेयर अटैक में मैंने माइक्रोसॉफ्ट का डेटा को ही मैंने इंक्रिप्ट कर लिया, मेरे हिसाब से मैंने उसको सिक्योरिटी दे दी, ताकि कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का बंदा एक्सेस न कर पाए डेटा को, या फिर उनके सिस्टम में से जो डेटा था मैंने सिस्टम में कॉपी कर दिया और उनके सिस्टम को पूरा डिलीट कर दिया डेटा। वो होता है रैंसमवेयर, मीन्स प्लेइंग विद द डेटा इन द सेंस, जो हम डेटा के साथ खेलते हैं, वो आता है रैंसमवेयर अटैक्स में। ठीक है, समझिए। नेक्स्ट वन इज स्पाईवेयर और की लॉगर्स स्टीलिंग इंफॉर्मेशन। की लॉगर्स इज अ काइंड ऑफ फुट प्रिंटिंग, जहाँ आप, जैसे कि अभी आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड के स्ट्रोक्स, कौन से कीबोर्ड, मतलब कौन से स्ट्रोक किस वक्त कैसे यूज हो रहे हैं, उसको एनालाइज करके वो इंफॉर्मेशन निकालता है। मतलब अभी समझो आपको की लॉगर्स, आपके इसमें वायरस आ गया, मतलब मालवेयर आ गया, फिर मैं क्या करूंगा, जब भी आप इंस्टाग्राम वगैरह लॉगिन कर रहे हो तो उस वक्त तुम यूजर नेम डालोगे, फिर मैं क्या करूंगा, मेरे आपकी जो मतलब पासवर्ड डाल रहे हो कीबोर्ड पे, वो स्ट्रोक्स कैलकुलेट करूंगा। उस स्ट्रोक से मुझे मिल जाएगा कि यूजर नेम के लिए आप क्या ऐड कर रहे हो फ्रॉम द स्पाईवेयर एंड की लॉगर। उसके साथ मेरे पास आपका इंफॉर्मेशन आ जाएंगे, दैट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड। उनसे जस्ट एग्जांपल लिया, इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट। ठीक है। कभी कभी आप अभी समझ लो आपका जो सिस्टम का पासवर्ड है, की लॉगर एक्टिवेट हो गया, जैसे आपने आपका सिस्टम टर्न ऑन किया, उस वक्त स्पाईवेयर और की लॉगर एक्टिव हो जाता है। एंड हाँ, मालवेयर को स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज नहीं होती है, इट स्टार्ट बाय देयर ओन। ओके। एंड रेप्लिकेट बाय देयर ओन ओनली। मालवेयर आर द मोस्ट फनीएस्ट आल्सो, और मोस्ट डेंजरस आल्सो। समझिए मालवेयर अटैक्स क्या होते हैं, आई मीन थ्रेट्स, मार्वेल बेस्ड थ्रेट्स क्या होते हैं, बिकॉज अंडरस्टैंड, किसी को कुछ डाउट है इसमें? एनीवन हैव एनीथिंग डाउट रिगार्डिंग मालवेयर थ्रेट्स? एनीवन हियर? किसी को कुछ चीज समझा नहीं है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कौन से भी लैंग्वेज में गाइस आप पूछ सकते हो। डज एनीवन हैव एनीथिंग?
ओके ठीक आहे, मी रॅन्समवेअर सांगतो एक शॉर्टमध्ये. एक सेकंड. माझ्याकडे डेमॉन्स्ट्रेशन तुला डेमॉन्स्ट्रेशन करून दाखवतो. ओके, नो वरी, ये तो मेरे पे नहीं है, वो माझ्याकडे नाही आहे. रॅन्समवेअर एक शॉर्टमध्ये सांगतो, ठीक आहे. रॅन्समवेअर अटॅक हा प्रकारचा असा अटॅक असतो ज्या ठिकाणी, आता समजा की मी जर तुझ्या सिस्टमवर अटॅक केला रॅन्समवेअरचा, ठीक आहे, मी काय करेल, तुझ्या सिस्टममध्ये म्हणजे जेवढा पण डेटा आहे तेवढा मी इन्क्रिप्ट करून घेईल माझ्या हिशोबाने, म्हणजे माझ्या हिशोबाने मी त्याला सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करेल. ती सिक्युरिटी कशी असू शकते, दॅट विल बी द पासवर्ड. मी त्या पुऱ्या डेटाला पासवर्ड लावून देईल, मी इन्क्रिप्ट करून देईल. नेक्स्ट मी असं पण करू शकतो की तुझ्या सिस्टममधला डेटा तुझ्या इथनं कॉपी करेल, माझ्या सिस्टममध्ये पेस्ट करेल, तुझ्या सिस्टममधून पूर्ण मी डिलीट करून टाकेल. हा, बट तो रिकवर करण्यासाठी आपल्याला एक गोष्ट लागते, जी आहे रॅन्सम, म्हणजे काय, मनी. मग मी काय करेल की हा बघ, मी तुझा एवढा डेटा इन्क्रिप्ट केला किंवा एवढा डेटा मी चोरलेला आहे, एवढा डेटा माझ्याकडे आहे तुझा. आज तुला परत हवं असेल, तू मला XYZ अमाऊंट ऑफ रॅन्सम म्हणजे मनी दे, पैसे दे. तुम्ही सांगेल हा तुम्हाला 1000 रुपये दे, मी तुला एवढा डेटा वापस देऊन देईल, ठीक आहे. पण हा इट्स मोस्ट चीपर. मी जो 1000 बोललो ते खूप चीपर आहे, खूप महाग असतो तो रॅन्सम. म्हणजे डेटा जर इन्क्रिप्ट झाला कोणाकडून, म्हणजे रॅन्समवेअर अटॅक झाला, तर त्यासाठी एक अमाऊंट ऑफ मनी मागितली जाते वापस, तो डेटाला अनइन्क्रिप्ट करण्यासाठी, म्हणजे डिक्रिप्ट करण्यासाठी, किंवा तो डेटा परत त्यांना देण्यासाठी, ऍक्सेस देण्यासाठी. इट्स नॉन एज रॅन्समवेअर. डेटासाठी पैसे मागणे इज नॉन एज रॅन्समवेअर. ओके, फॉर एक्झाम्पल डिस्क करप्ट झाली तर रिकवरला पैसे देऊन देता, डेटा रिटर्न येईल डिक्रिप्ट करण्यासाठी. नाही नाही, ती वेगळी गोष्ट आहे. त्या ठिकाणी थोडी तुमचा डेटा तो एनकेज आहे, ते वेगळं. डेटा रिकव्हरी एक वेगळा पार्ट आहे. मी अटॅक परफॉर्म केलाय तुमच्यावर, की हा माझ्याकडे डेटा आहे तुमचा, हे तुम्हाला पण माहिती आहे, मला पण माहिती आहे. बट तो डेटा तुम्हाला परत हवा असेल तर मी तुमच्याकडून पैशांची मागणी करेल. समजलं? हाउ कैन यू ओवरकम फ्रॉम मालवेयर थ्रेट्स? यप, मालवेयर थ्रेट्स के ओवरकम करने के लिए विल जस्ट नो फर्दर. उसके लिए बहुत सारी चीज़ होती है, मॉनिटरिंग वगैरह. सिंबल है जो CIA थ्रेड्स में ही आता है, और उसमें और एक चीज़ आती है, ट्रिपल ए, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग. वो चीज़ मालवेयर थ्रेड्स में आते हैं. विल जस्ट गेट नो फॉर द स्लाइड, ठीक है. 6 दिन है हमारे पास, 6 दिन में बहुत सारी चीज़ सीखेंगे. You'll understand a couple of things in this session. Okay, malware threats समझ गया सबको. So next we'll go towards network based attack, that is our denial of distributed of service attack. Just एक second guys. Okay guys, I'm back. Sorry for the inconvenience. We'll just start with network based. Network based में आता है पहला अपना डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ denial सर्विस अटैक, जो बॉटनेट से होता है. मतलब कि एक सर्वर में मल्टीपल एंट्रीज जाना या मल्टीपल बॉट से वहाँ पे ट्रैफिक क्रिएट करना, होता है अपना डिडॉस अटैक, जिसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. वो अलग अलग सर्वर से जाते हैं वहाँ पे रिक्वेस्ट, ठीक है. उसके बाद सेकंड होता है मैन इन द मिडल अटैक, इंटरसेप्टिंग डेटा. मतलब क्या, समझ लो तुम अभी एक वाईफाई पे ज्वाइन हो और उसी वाईफाई पे एक हैकर भी ज्वाइन है. वो मोस्टली प्रोबेबल होता है पब्लिक वाईफाई पे, ठीक है. समझ लो तुम अभी एक वाईफाई पे ज्वाइन हो, वहाँ पे हैकर ज्वाइन है, फिर आपके डेटा को इंटरप्ट करके आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले सकता है, या वो क्या चाहता है आपको दिखाने के लिए हर वेबसाइट पे, वो कर सकता है. उससे हम मैन इन द मिडल अटैक बोलते हैं. उसके बाद होता है अपना पैकेट स्निपिंग एंड नेटवर्क इन्वेस्ट ड्रॉपिंग. पैकेट स्निपिंग मतलब क्या, एक नॉर्मल में बोला जाए उसमें पैकेट्स को रेप्लिकेट करना, ठीक है. उसमें आता है, अभी समझ लो तुम डेटा के पैकेट्स, डेटा एक
पैकेट्स के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो उस पैकेट्स को स्निफ करना उसमें आता है, समझ गया? डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, मैन इन द मिडल अटैक नहीं करा लो। मैन इन द मिडल अटैक एक इस प्रकार का अटैक होता है, समझ लो। आप एक वाईफाई कनेक्टेड हो, ठीक है, XYZ वाईफाई आप कनेक्टेड हो, ठीक है, और उसी वाईफाई पे एक हैकर बैठा है, मतलब हैकर भी कनेक्टेड है, और वो उस वक्त क्या करेगा, उस वक्त वो हैकर आपको नेटवर्क के इंटरफेयर करेगा, ठीक है। मतलब आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं, जस्ट वेट। ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ, समझ लो अभी ये एक सिस्टम है और एक सिस्टम है, ठीक है, और ये उसका एक पाथ है। ये आपका हो गया वाईफाई, और ये आपका हो गया सिस्टम। ये हो गया आपका पर्सन, ठीक है। एक पर्सन पकड़ते हैं यहाँ पे। अभी जो हैकर क्या करेगा यहाँ पे, नॉर्मल वे में, यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब वाईफाई से जो कनेक्टेड बंदा है, उसको यहाँ इंटरप्ट करेगा। यहाँ इंटरप्ट करने के बाद अभी जो डेटा वाईफाई तुम्हें ला के दे रहा है, मतलब इंटरनेट सर्फ करके जो डेटा तुम्हें आ रहा है, वो इसके पास भी जाएगा, ठीक है। वो देख सकता है कि क्या क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, और इवनली जो पर्सन रिक्वेस्ट कर रहा है वाईफाई को, ठीक है, वो भी इसको समझेगा। फिर अभी ये क्या करेगा, वो कर सकता है, सबसे पहले समझ लो, वी कैन से कि वो इंटरफेयर करेगा आपको पैकेट्स को, ठीक है, पैकेट्स को इंटरप्ट करना। उसके बाद जो अभी आप वेबसाइट जो आप सर्फ कर रहे हो, मतलब समझ लो आप सिंपली स्क्वायर के वेबसाइट पे हो, वहाँ पे XYZ फोटोज हो, वो फोटोज को रिप्लिकेट कर सकता है, मतलब रिप्लिकेटिंग ऑफ फोटोज। उसके बाद मतलब डिस्टर्ब करना आपके नेटवर्क को, या फिर इंटरफेयर करना आपके नेटवर्क में, जिससे वो हैकर्स को पता चल पाए कि आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, या कि क्या चीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है वो। बट हाँ, उस चीज़ में आपका जो डेटा होता है वो भी स्टिल हो सकता है। मतलब समझो अभी आपने इंस्टाग्राम लॉगिन किया है, ठीक है, उसके लिए आपने यूजर नेम क्या यूज़ किया, पासवर्ड क्या यूज़ किया, वो भी उसको समझता है मैन इन द मिडल अटैक में। इट्स क्वाइट सिंपल, बट यप यू नीड टू कनेक्टेड ऑन द सेम नेटवर्क जहाँ पे वो बंदा कनेक्टेड होता है, हैकर्स को सेम नेटवर्क पे कनेक्ट होना पड़ता है। समझ गया क्या होता है वो? समझ लो सानी का। ओके, नेक्स्ट। सो पैकेट स्निपिंग होती क्या है, एक वो एक प्रकार की एक प्रोसेस होती है पैकेट्स को कैप्चर करने की। मतलब नेटवर्क हर एक नेटवर्क जो होता है एक पैकेट्स में ट्रांसफर होता है, ठीक है, ट्रैवल थ्रू नेटवर्क। उसके मीडियम अलग अलग हो सकते हैं, बट यप दे हैव पैकेट्स इन दैट। उस पैकेट को कैप्चर करना, और उस पैकेट को कैप्चर करने के बाद एनालाइज करना, और उस एनालाइजर में पता चल सकता है जैसे कि आपके लॉग्स जो हो सकता है, आपके यूजर नेम, पासवर्ड, सेंसिटिव डेटा। और उसके लिए हम कॉमन टूल्स यूज करते हैं, टी शार्क, टी सी डम, वाई शार्क, बहुत लोगों ने देखा होगा, ठीक है। वो मतलब सिर्फ पैकेट्स को कैप्चर करो, एनालाइज करो, उससे जो डेटा मिलता है वो हम हैकर्स यूज करता है, वो होता है पैकेट स्निपिंग, ठीक है। उसमें दूसरा है नेटवर्क ईवेज ड्रॉपिंग। नेटवर्क ईवेज ड्रॉपिंग क्या वो होता है, अनऑथराइज लिस्टिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ अ नेटवर्क कम्युनिकेशन टू गेन एक्सेस ऑफ फंक्शन। मतलब वही पैकेट स्निपिंग और नेटवर्क ईवेज ड्रॉपिंग एक ही तरह है, मतलब अनऑथराइज एक्सेस लेना, कैप्चर करना नेटवर्क को, ठीक है, और उसको एनालाइज करके जो डेटा आता है वो चुराना, ठीक है। दूसरा होता है उसमें नेटवर्क इंस्ट्रक्शन थ्रू वर्नेबल सर्विस। ये नेटवर्क इंस्ट्रक्शन थ्रू वर्नेबल सर्विस होते क्या है, एक नॉर्मल वे जानते हैं, ठीक है। When attacker exploit vulnerable network services and they gain access through a system, मतलब क्या, अटैकर एक्सप्लॉइट करता है वर्नेबल नेटवर्क को, और उससे एक्सेस लेता है, ठीक है। मतलब समझ लो एक हैकर्स ने मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म किया, उससे उसको डेटा यूजर नेम पासवर्ड मिल गया, और उससे तुम वो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह एक्सेस कर पा रहा है, वो इसमें आता है नेटवर्क इंस्ट्रक्शन में, इंट्रूशन में, सॉरी। समझ गया आपको नेटवर्क बेस्ड थ्रेड्स क्या होते हैं उसमें? डू यू हैव एनी डाउट्स इन दिस?
गाइस एनीथिंग? लास्ट टॉपिक समथिंग। ओके, नो डाउट्स। ओके, सो आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द दिस डे, मीन्स अभी के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड थ्रेड्स क्या होता है। उसमें होते हैं अपने एसक्यूएल इंजेक्शंस, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, दूसरा होता है अपना क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, बफर ओवरफ्लो एक्सप्लॉइटेशन, इनवर्नेबल कोड्स, ऑथेंटिकेशन बाईपास, सर्कमवेंटिंग सिक्योरिटी, ठीक है। अभी सबसे पहले जानते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है। अटैकर जब मॉलिक्यूलस एसक्यूएल कमांड्स देता है वो स्पेसिफिक वेब एप्लीकेशंस में, जिससे मैनिपुलेट होता है या एक्सेस होता है डेटाबेस, वो होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। दूसरा होता है अपना क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मतलब क्या, इंजेक्ट अ मैलिशियस जावास्क्रिप्ट इनटू वेब पेज व्यू बाय अदर यूजर्स। मतलब वो होता है यूजर साइड्स पे, सर्वर साइड नहीं। यूजर साइड पे जो अटैक परफॉर्म करता है एक्सेस, उसको हम बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जहाँ पे मैलिशियस जावास्क्रिप्ट होती है, ठीक है। इंजेक्ट वो होता है। उसके बाद थर्ड आता है बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो मतलब क्या, अटैकर सेंड्स मोर डेटा देन अ प्रोग्राम एक्सेप्ट, ओवरफ्लोइंग मेमोरी एंड पोटेंशियल एग्जीक्यूटिंग मैलिशियस कोड। मतलब उससे क्या होता है, सर्वर साइड नहीं बट हाँ, यूजर साइड पे जो डेटा या मतलब वेबसाइट क्रैश होती है वो बफर ओवरफ्लो के कारण होती है। मतलब अनएक्सपेक्टेड डेटा जो आपको सिस्टम को एक्सपेक्टेड नहीं है वो भेजता है, और दैट विल बी अ पोटेंशियल ओवरफ्लोइंग द मेमोरी, मतलब आपका जिससे रैम वगैरह वो खाता है, ज़्यादा एक्सेस यूज होता है उसमें, होता है बफर फ्लो में। नेक्स्ट होता है अपना ऑथेंटिकेशन बाईपास, मतलब ऑथेंटिकेशन बाईपास करना उसमें, जिसमें इनवैलिड क्रेडेंशियल्स वगैरह वहाँ पे स्किप हो जाती है, वो यूज होता है एसक्यूएलआई से, ठीक है। काइंड ऑफ बैकडोर अटैक होता है उसमें, जिसमें हम मालवेयर प्लस एप्लीकेशन बेस दोनों यूज करके हम ऑथेंटिकेशन बाईपास कर सकते हैं। ओके, सो जितना अभी हम आप अभी तक पढ़े हैं, कुछ डाउट है यहाँ पे टिल नाउ? डू यू गाइस हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग? गाइस डू यू हैव एनीथिंग? कुछ डाउट वगैरह हो, लेट्स मी नो, हेड टुवर्ड्स यू देन। कुछ भी डाउट है? एप्लीकेशन थ्रेड्स का लास्ट पॉइंट, ओके, ऑथेंटिकेशन बाईपास सर्कमवेंटिंग सिक्योरिटी। ये होता क्या है, मतलब जो ऑथेंटिकेशन होता है ना, जिससे हम बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो बाईपास करना, वो उसमें आता है एप्लीकेशन बेस्ड थ्रेड्स में, समझे, सिंपल वे में। डिड यू गॉट गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ओके, नो वरी, आई जस्ट रिपीट इट अगेन। लिसन, ऑथेंटिकेशन बाईपास सर्कमवेंटेंस में क्या होता है, समझ लो हैकर ने आपका यूजर नेम पासवर्ड कर लिया बट यू हैव द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल। तो वो क्या करेगा, उस चीज को ऐसे फ्लॉलेसली कन्वर्ट करेगा, जो आपका ऑथेंटिकेशन है आपको ना समझ के या आपसे ऑथेंटिकेट ना लेके सीधा वो एक्सेस ले सकता है। जस्ट एक एग्जांपल समझो, हैकर के पास आपका कुछ नहीं है, उसने इंस्टाग्राम वगैरह आपका यूजर नेम पासवर्ड डाला, उसके बाद आपने डाला है ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, उसने वो बाईपास करेगा एक स्पेसिफिक मेथड से। वो मेथड होती है ऑथेंटिकेशन बाईपासिंग, सिंपल वे में, मतलब आपसे ओटीपी ना लेके उसको एक्सेस करना, एज सिंपल एज दैट, समझे। बट यब सिर्फ वो ऑथेंटिकेशन ओटीपी के लिए नहीं होता है, यूजर नेम पासवर्ड के लिए भी होता है, ठीक है। मतलब मैनिपुलेट करना एप्लीकेशन को फ्रॉम नॉट योर साइड, इट्स फ्रॉम द सर्वर साइड, सर्वर के साइड से होता है, मतलब वेबसाइट के साइड से होता है वो वर्नेबल, समझे। एनी डाउट? एनी डाउट?
Is there any doubt, guys? कुछ doubt है? Okay then, no worry. So it's end of our session now. ठीक है. So thank you everyone for joining the session. So who was your speaker? मैंने intro तो दिया नहीं था, but yep, I was expecting कि कोई ना कोई मुझे पूछेगा कौन हो आप, क्या पढ़ते हो या क्या सीन है आपका. So I am Himanshu Patil, face behind Cyber Guru also. मेरी आवाज आ रही है सबको? Okay. I'm the face behind the Cyber Guru. I am certified in cyber law, cyber crime, and cyber forensic expert from the IFS. I'm international certified. I've been going through Comsha Network Plus and Comsha Security Plus. I'm a trained person. I have specialization in industrial defense security. I have experience in cyber security and specialized in Kali Linux, Metasploit, Evil Twin, attack and web security. I'm also the part of the Google Cloud and Google GDSC, that is Google Developer Student Club. I'm the part of it, and I was a recognized person under the DSI Fair event also. So thank you so much. That was our short introduction from my side. Okay, it's end of our session. Over to Pawan. Hello, am I audible? Okay, so this is for the session by Himanshu. By the way, nice session, Himanshu. Okay, so Thank you this so was our much. day one of our cyber security internship program. कसं वाटतंय सगळ्यांना? नाईस. ओके, चलो. तर आता याची रिकॉर्डिंग तुम्हाला भेटून जाईल. ओके, याच्या नोट्सही तुम्हाला मिळून जातील. लीव्ह करण्याच्या अगोदर सर्वांनी एक क्विज तुमच्या डॅशबोर्डला असेल. प्लीज त्या क्विजला सर्वांनी सॉल्व्ह करायचं आहे. ओके, सॉल्व्ह केल्यानंतर तुमच्या ग्रुपला त्या क्विजचं तुमचं किती स्कोर आहे तो ग्रुपला अपलोड करायचा. ओके, सो प्लीज कम्प्लीट दिस युअर डे वन ऍक्टिव्हिटी. ओके, ही ऍक्टिव्हिटी सर्वांनी कम्प्लीट करायची आहे. ठीक आहे, डन. सर्वांना कळालंय? ओके, चलो. सो दिस इज दॅट इज फॉर युअर डे वन. तर आपण उद्या भेटूया. ओके, चलो, बाय. थँक्यू हिमांशु. हेलो Welcome. Thank you everyone. पवन सर. Pawan sir. हॅलो आदित्य. म्हणते आपलं लेक्चर सर आदित्य आहे का? प्लीज व्हॉट्सअप मला पर्सनली मेसेज करा आदित्य. मी केलाय मेसेज तुला. हा, ठीक आहे.